कॉपी मंत्री जी के बयान का डिस्ट्रीब्यूटेड ताकि मंत्री जी आप बताएं प्लीज। यस प्लीज हाँ बिल्कुल बट let him continue please I'll speak slowly so you will have enough time. Please Sir, please let him make it. Please. Yes, it is being distributed. I rise to make a statement to this august house. आ गया statement, just it's coming. Coming. Please adjourn the house for 10 minutes. Get the statement and we'll come back. It's being distributed. The statement has come. Sir, you adjourn the house for 10 minutes. Let us be proper. Adjourn it for 10 minutes. Please be patient. The statement is coming. Just wait. Where is the statement? Statement? Statement. पूछ लीजिए just wait Sir, please adjourn for 10 minutes. Yes, I'm going up to this. I'll follow. Derek ji, I'll follow. Yes. We'll follow the rule. We'll follow the rule. Please. Derek ji. You are right, it's being distributed. Yes, please, Derek ji. Sir, my point of order. Sir, my point of order. As per the rules, we want the minister's statement on this important issue. It has not been circulated. I request you to adjourn the house for 10 minutes. No, we are moving to next business. Discussion on the yes. We are moving to next business. Discussion on the working of the Ministry of Development of Northeastern Region. And माननीय मंत्री जी अपना reply. After this. Yes, no, after this, yes, please. Let him reply. Only reply. आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के बारे में, डोनर मिनिस्ट्री के बारे में कल इस संसद में सभी महानुभाव भाग लिया है। लगभग 19 मेंबर्स आदरणीय सांसद इसमें तंबिदोरई जी, संतनु सेन जी, सुष्मिता देव जी, डॉक्टर अमर पटनायक जी, आदरणीय भुवनेश्वर कलिता जी, श्री कामाख्य प्रसाद जी, राकेश सिन्हा जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, श्री निबम रिविया जी, रिपुम बोरा जी, झरनादास जी, शिवाजी जी, अजित कुमार जी, प्रफुल्ल पटेल जी, केजी कन्या जी, प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी, श्री संजय राउत जी, श्री रविंद्र कुमार जी, श्री विजय साई रेड्डी जी अपना अपना विषय बताएं। कुछ लोग सुझाव दिया है, कुछ लोग समर्थन किया है, कुछ लोग आलोचना भी किया है। प्रजातंत्र में ये जरूरी है अपना अपना मन की बात रखना, मगर कुछ माननीय सदस्यों ने वैल्यूएबल सजेशंस भी, गाइडेंस भी, डायरेक्शन भी डोनर मिनिस्ट्री से संबंधित चर्चा में दिया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के एक रिमार्केबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के एजेंडा में पूर्वोत्तर क्षेत्र को टॉप प्रायोरिटी दिया गया है।
मैं दक्षिण से आता हूं, मगर मेरे को पूर्वोत्तर का जिम्मेदारी दिया है, इसलिए देश को जोड़ना चाहते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। इसलिए दक्षिण का एक कार्यकर्ता को नॉर्थ ईस्ट का जिम्मेदारी दिया है। माननीय महोदय जी, होलिस्टिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी नॉर्थ ईस्ट के बारे में भारत सरकार अपना है, जिसके अनुसार दो एस्पेक्ट पर कंटिन्यूअस काम कर रही है। सभी वर्तमान चैलेंजेस को दूर करना, क्योंकि 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट विकास में अलग अलग चैलेंजेस था। इस चैलेंजेस को दूर करना नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सामने बहुत बड़ा मुद्दा था। हम दूर करने के लिए प्रयास किया है और इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज पैदा करने के लिए भारत सरकार प्रयास किया है। इसका परिणाम आज अष्टलक्ष्मी के नाम पर भी कुछ लोग आपदा व्यक्त किया है, मगर अष्टलक्ष्मी राज्यों में न केवल अमेजिंग ग्रोथ होगी, बल्कि पूरा भारत के लिए नया अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ इंडिया में मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आज नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट, टूरिज्म, कनेक्टिविटी, कल्चर, होप, एस्पिरेशन और अपॉर्चुनिटीज के लिए डेस्टिनेशन हब बनाने के रूप में जानते हैं। माननीय चेयरमैन जी, डेवलपमेंट के लिए मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट पीस और स्टेबिलिटी होती है। आज जब हम नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं तो हम बड़े स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं। हम इन्वेस्टर को नॉर्थ ईस्ट में अपॉर्चुनिटीज के बारे में संपूर्ण प्रयास करते हैं। पूरे भारत के लोग नॉर्थ ईस्ट संस्कृति के और नए अवसरों को बारे में अधिक जानना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट ये युवाओं में आज हाई एस्पिरेशंस के साथ उनके डेवलपमेंट और आगे बढ़ने का नया अवसर आज मिलने का भारत सरकार प्रयास करे। इसके मुख्य कारण है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शांति और खुशहाल का नया दौर शुरू हुआ है, जिसकी वजह से आज विकास के बारे में नया गति मिल रही है। महोदय जी, मैं सदन के सामने कुछ डाटा प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2014 के बाद इंसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स बहुत कमी हुआ है। 2014 में इंसिडेंट्स 824 इंसिडेंट नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। 2020 में वो 163 कम हुआ है। और इसका साथ साथ एक्सट्रीमिस्ट अरेस्टेड भी, नहीं तो सिक्योरिटी फोर्सेस किलिंग का भी आज 2014 से बहुत कम हुआ है। सिविलियंस भी 212 सिविलियंस जो 2014 साल में हुआ था, आज 2020 में वो 3 को घट गए हैं। एक्सट्रीमिस्ट सरेंडर्ड 2014 में 291 था। आप सुनकर ताजुब होगा, ये 2020 में 2696 एक्सट्रीमिस्ट वो इंसर्जेंसी ग्रुप का भी सरेंडर हो गए। आर्म्स सरेंडर भी 445 आर्म्स सरेंडर किया है। ऐसा ही किडनैप्स भी 2014 में 369 किडनैप्स था। आज सिर्फ 2020 में वो भी कम होना चाहिए, सिर्फ 69 किडनैप्स हुआ है। वैसा ही हम कल लैंड ऑर्डर के बारे में भी बात किया है। इसलिए हम सत्ता में आने के बाद विदाउट पीस देयर इज नो डेवलपमेंट। पीस गिव प्रॉस्पेरिटी, पीस गिव डेवलपमेंट। इसलिए पीस के लिए, शांति के लिए भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ प्रयास किया है। मैं बाद में बोलूंगा। मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट वाज साइंड 10/8/29 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया त्रिपुरा नेशनल लिबरेशन फ्रंट त्रिपुरा के साथ हम अग्रीमेंट किया है और इसके साथ शांति स्थापित किया है। वैसा ही बोडो ग्रुप्स के साथ भी 27/1/22 में चर्चा करके मेमोरेंडम
सेटलमेंट MOS एग्रीमेंट किया है, उसके साथ 1615 कैडर्स ग्रुप सरेंडर हुआ है। वैसा ही स्पेशल डेवलपमेंट पैकेजेस उनका एग्रीमेंट के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ ब्रू फैमिलीज को फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए हम ब्रू माइग्रेंट के साथ भी हम चर्चा करके वो भी उनमें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रयास किया है। उसका साथ साथ जो भारत सरकार जितना भी शांति के लिए प्रयास करना चाहिए आज प्रयास कर रहे। पहले देखते थे, मैं जब पार्टी यूथ में काम करता था रोज पेपर में पढ़ता था, रोड ब्लॉकेड 10 दिन 15 दिन, स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, धरना, कर्फ्यू, फायरिंग। आज नॉर्थ ईस्ट में ना ब्लॉकेड है, ना कर्फ्यू है, ना स्कूल्स बंद है। आज शांति नॉर्थ ईस्ट में है। इसके कारण हम गर्व से कह सकते हैं आज सारी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, आज विकास के बारे में सोचने का समय मिला है। विकास के करने का आज एक भूमिका भारत सरकार निभा रहे हैं, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में शांति और खुशहाल का नया दौर शुरू हुआ है, जिसकी वजह से विकास के बारे में नया गति मिली है। महोदय जी, मैं सदन के सामने कुछ और इंसर्जेंसी ग्रुप्स का भी मैं बताना चाहता हूं, मगर अध्यक्ष जी, लैंड ऑर्डर अच्छा होने से ही विकास तेजी से लाने के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के द्वारा 10% GBS ग्रास बजटरी सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी आने के बाद उसको बढ़ावा दिया है। 2001 में आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे ये मंत्रित्व शुरू किया, इस मिनिस्ट्री को शुरू किया है। आज सेंट्रल मिनिस्टर्स के द्वारा 2014 से अगर कंपेयर किए GBS 10% ग्रास बजटरी सपोर्ट लगभग 110% 2014 से आज कंपेयर किए तो 110% हम बढ़ोतरी किया है। और अध्यक्ष जी, मैं वैसे ही अलग अलग डोनर का बजट भी बारे में कल बात किए थे, कुछ सदस्य स्कीम्स के बारे में बात किए, पुराने स्कीम जो डिसमेंटल किए 2017-18 में उसके बारे में, उस स्कीम्स के बारे में बात किए। नया स्कीम्स खोले हैं, नया, और बताना चाहता हूं नया स्कीम्स के द्वारा भी हम अलग अलग कार्यक्रम शुरुआत किए हैं, क्योंकि आज 2020 में डोनर बजट में उसके बारे में बात किए थे। लास्ट ईयर बजट में 4000, इस साल में बजट 4300 करोड़ दिया है 2023 में, जिसमें 2800 करोड़ ऑनगोइंग स्कीम्स के लिए दिया है। ये साल पहली बार 1500 करोड़ से न्यू स्कीम्स PM डिवाइन के नाम तक प्रधानमंत्री आज सैंक्शन किया है, फाइनेंस मिनिस्टर बजट में घोषणा किया है। आज 2014-15 तुलना से बढ़कर 2023 में 18% हो गया है। लास्ट ईयर बजट से अगर कंपेयर किया, लास्ट ईयर बजट 21-22 में 2658 करोड़ था, अभी वर्तमान में 4300 करोड़। आज 62% अधिक बजट ये साल में हमारा प्रधानमंत्री और हमारा वित्त मंत्री दोनों मिलकर नॉर्थ ईस्ट के बारे में दिया है। केंद्र सरकार उन्हीं सभी डिपार्टमेंट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं बताना चाहता हूं 2014-15 के बाद आज 3 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किया है नॉर्थ ईस्ट में। इस 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर पॉपुलेशन, नॉर्थ ईस्ट रीजन में देश के पॉपुलेशन अगर तुलना किया है 3.78% है, मगर भारत सरकार देश के अगर ग्रास बजट्स में कंपेयर किए तो 10% फंड्स
नॉर्थ ईस्ट देने के लिए जीबीसी निर्णय किया है ग्रास बजटरी सपोर्ट के द्वारा। और माननीय महोदय जी, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के यात्रा में एक बड़ी चैलेंज कनेक्टिविटी के है। हमारा सरकार कनेक्टिविटी को प्रायोरिटी देते हुए इसके लिए बड़ा प्रयास कर रही है। वो रेल कनेक्टिविटी हो, वो रोड कनेक्टिविटी हो, वाटरवे कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, वाईफाई कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, या सभी 8 राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के भावना के साथ पॉलिटिकल कनेक्टिविटी भी। हम अलग अलग पार्टी रहने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम पॉलिटिकल कनेक्टिविटी भी नॉर्थ ईस्ट में पहली बार लाए हैं। और लास्ट बट वन, एटलीस्ट पीपल टू पीपल इमोशनली कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहे तो आज नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी और इंटीग्रेशन के लेकर न्यू नॉर्थ ईस्ट रीजन न्यू इंडिया जैसी नया इतिहास हमारा सरकार का प्रयास है। नॉर्थ ईस्ट को देश के ग्रोथ इंजन के बनाने के लिए मकसद से रेल कनेक्टिविटी तेजी से काम कर रही है। माननीय महोदय जी, मैं इस सदन को अवगत करना चाहता हूं, 2014 से लेकर 2021 के बीच में कुल एक्सपेंडिचर रेलवेज के लिए 39,000 खर्च किया है। कितना? 39,000 खर्च किया है। यह ध्यान देने वाली बात यह है, वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट रीजन की डिफिकल्टी जियोग्राफी में 121 टनल्स 146 किलोमीटर्स का निर्माण किया जा रहा है। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के लिए 121 टनल्स का निर्माण हो रहे हैं। उसमें 25 टनल्स 19 किलोमीटर्स का ऑपरेशनल हो चुकी है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन में सभी रेलवे लाइंस ब्रॉड गेज कन्वर्शन का वर्क पूरा हो गया है। कैपिटल कनेक्टिविटी रेल प्रोजेक्ट्स के नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन में डिफिकल्ट टोपोग्राफी होने के कारण से सेफ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हाईएस्ट साइंटिफिक और इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मैं मणिपुर के जिरीबाम इंपैल रेल लाइन एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसके अध्यक्ष जी, ये सभी लोग सुनना चाहिए, ये हमारे लिए नहीं है, सभी भारत के लिए, भारत के इंजीनियर्स के लिए अभिनंदन का विषय है, गर्व का विषय। इसमें 141 मीटर्स हाइट वाली रेल लाइन दुनिया के सबसे ऊंचे पैर पिलर आज नॉर्थ ईस्ट में बना रहे हैं। अभी तक यूरोप में, अध्यक्ष जी, अभी तक यूरोप में 139 मीटर्स का पैर पिलर हाइट रेलवे का लाइन था। उसका ऊंचाई रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज नॉर्थ ईस्ट रीजन में मणिपुर की 141 मीटर्स पैर पिलर हाइट के बना के कारण आज भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। हाल में ही इनाग्रेटेड त्रिपुरा में बंदरघाट रेलवे स्टेशन और मणिपुर में जिरीबाम रेलवे स्टेशन के बीच नया जन शताब्दी एक्सप्रेस प्रारंभ करने से डायरेक्ट स्टेट कनेक्टिविटी के कारण यात्रा का समय भी आधा हो रही है। इसी वर्ष जनवरी में मणिपुर के इकोनॉमी और कनेक्टिविटी को बूस्ट देते हुए पहले गुड्स ट्रेन भी इसी साल शुरू किया है। इसके साथ इसी वर्ष नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की पहले पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन गौस से गोवा तक गई है। 2014 से पहले सिर्फ असम स्टेट कैपिटल से गुवाहाटी से ही ट्रेन कनेक्टिविटी था। 2014 के बाद ट्रेन कनेक्टिविटी अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल ईटानगर में जोड़ दिया है। ट्रेन कनेक्टिविटी त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला में जोड़ दिया है। मणिपुर को 2014 में ट्रेन के द्वारा, अभी कैपिटल कनेक्टिविटी नहीं है, मगर ट्रेन के द्वारा स्टेट में जिरोबाम से वंगनी चुंगपांग तक जोड़ दिया है। 2014 के बाद 3 स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर में ट्रेन देखे हैं लोग। रिमेनिंग 5 स्टेट्स का कैपिटल रेल कनेक्टिविटी का काम चल रही है। टोटल रेलवे का लाइन लेंथ 419 किलोमीटर्स का कॉस्ट 45,000 से भारत सरकार
इस ट्रेन कनेक्टिविटी में काम कर रही हैं। नागालैंड दीमापुर जुबा लेंथ 82 किलोमीटर्स, कास्ट 6,647 करोड़, ये मार्च 26 तक लक्ष्य पूरा करे होगा। मिजोरम भैराबी साइरंग लेंथ 51 किलोमीटर्स, कास्ट 6,527, ये मार्च 24 तक लक्ष्य पूरा होगा। वैसे ही मणिपुर जीरीबाम इंफाल लेंथ 110 किलोमीटर्स, कास्ट 14,332 करोड़, ये दिसंबर 23 तक लक्ष्य पूरा होगा। सिक्किम सिवोक रंगपो जिसकी लेंथ 44 किलोमीटर्स है, कास्ट 8,153 करोड़ है, मार्च 23 तक टारगेट होगा। मेघालय टेटिलिया बैरानी हिट जिसकी लेंथ 21 किलोमीटर्स है और कास्ट 1,043 करोड़ है। बैरानी हिट शिल्लांग जिसकी लेंथ 108 किलोमीटर्स है और कास्ट 88,324 करोड़ है। मैं क्यों इसके बाद बताना चाहता हूं, फ्लाइट्स हो, हेलीकॉप्टर हो, बसेस में हो, नॉर्थ ईस्ट वेदर में 364 डेज में काम नहीं आता। बहुत समय ट्रेन कैंसिल होते हैं, फ्लाइट्स कैंसिल होते हैं, हेलीकॉप्टर्स ना जा नहीं सकते हैं, बसेस भी मुश्किल होता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट विकास में अगर ठीक तरीके से विकास जोरी से पकड़ना है, टूरिस्ट लाना है, इन्वेस्टर्स लाना है, नॉर्थ ईस्ट देखने के लिए नॉर्थ ईस्ट का जनता बाहर जाना है, बाहर का जनता नॉर्थ ईस्ट जाना है, ट्रेन जरूरी है। ट्रेन के बिना नॉर्थ ईस्ट विकास नहीं हो सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी सरकार का लक्ष्य है। 2009 to 14 एवरेज रेलवे के लिए 2,120 करोड़ खर्च किया है भारत सरकार। अभी 2021 में एवरेज 120% बढ़ा है। 21-22 में 226% बढ़ा है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, टूरिज्म दृष्टिकोण से भी और नॉर्थ ईस्ट दृष्टिकोण से भी, विकास के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी ये ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छे आने वाले दिन में विकास के रास्ते पे नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं। उसके साथ साथ अध्यक्ष जी, मैं कोई भी विकास के लिए रोड्स और डेवलपमेंटल बैकबोन तरह होती है। नॉर्थ ईस्ट रोड वर्क में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास की जा रही है। 2014-15 में नॉर्थ ईस्ट में नेशनल हाईवेज का लेंथ लगभग 10,905 किलोमीटर्स थी, आज बढ़कर 13,710 किलोमीटर्स हो गई है। मैं आज नॉर्थ ईस्ट में नेशनल हाईवेज के लिए इन्वेस्टमेंट्स, जो नया रोड्स, आज देश जैसा नेशनल हाईवेज बढ़ रहे, वही संख्या में नॉर्थ ईस्ट में भी नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्शन करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रहे। उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं, डोनर मंत्रालय भी, क्योंकि अध्यक्ष जी डोनर मंत्रालय के बारे में कल बात किया। डोनर मंत्रालय खुद का बजट रखना, खुद का डेवलपमेंट करना उसका लक्ष्य नहीं है। डोनर मंत्रालय सिर्फ कोऑर्डिनेशन करते हैं। डोनर मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन गैप फिलअप करते हैं। क्योंकि जब कनेक्टिविटी नहीं थे, नॉर्थ ईस्ट से लोग आके इधर मिनिस्टर से मिलना, नॉर्थ ईस्ट से आके इधर प्रधानमंत्री जी को मिलना बहुत मुश्किल होता था, लोग आने में मुश्किल होता था। इसी दृष्टिकोण से अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके लिए कोई देखभाल करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए कम्युनिकेशन रखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी इस मंत्रित्व का गठन किया है। इसलिए डोनर मिनिस्ट्री का बजट बहुत छोटा है, अब सब लोगों को मालूम। फिर भी 14 से 15 तक नॉर्थ ईस्ट में रोड्स के लिए 4,292 करोड़ से सहित मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 41,546 करोड़ रोड्स के लिए खर्च किया है। मैं विकास का गति को बढ़ाने देने के लिए 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लगभग आज 75,000 करोड़ का वर्क्स ऑनगोइंग हो रहे हैं। यह बहुत बड़ा आने वाले दिन में नॉर्थ ईस्ट का मुख चित्र बदलेगा।
नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट का लक्ष्य बदलेगा। और हमारे नितिन गडकरी जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है आने वाले 2-3 साल में एक नया रोड्स जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए डीपीआर बना रहे, नए रोड्स को डालने के लिए प्रयास कर रहे। उसका डीपीआर लगभग 80,000 करोड़ का अभी प्लानिंग आने वाले 2-3 साल के बाद होगा। भारतमाला परियोजना स्कीम के तहत कुल 5,196 किलोमीटर लेंथ की रोड प्रोजेक्ट्स में बनाए गई है, जिसमें 514 किलोमीटर का वर्क पूरा हो गए हैं। अध्यक्ष जी, वैसे ही एयर कनेक्टिविटी, माननीय संसद महानुभाव ने एयर कनेक्टिविटी बारे में बताएं। जरूरी है, देश की इकोनॉमी की डेवलपमेंट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए एयर कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, जो भी अगर फैक्ट्री डालना है, कुछ इंडस्ट्री डालना है, कुछ आईटी लाना है, सभी लोग पहला एयर कनेक्टिविटी कैसा है वो देखते हैं। इसीलिए एयर कनेक्टिविटी जरूरी है। इसी दृष्टिकोण में पिछले कुछ वर्षों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ावा मिल रही है और इसके कारण आज नॉर्थ ईस्ट हर क्षेत्र में कॉम्पिट कर सके, ये भारत सरकार का लक्ष्य है। गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट एरिया में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रहे। लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर विकास के लिए 900 करोड़ खर्च किए, जिसके मौजूदा एयरपोर्ट अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन और न्यू एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स के निर्माण के लिए आज भारत सरकार काम कर रहे। अगरतला के महाराज वीर विक्रम एमबीबी, उसको एमबीबी बोलते हैं, एमबीबी एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया है। कौन किया है? प्रधानमंत्री जी मोदी जी उद्घाटन किया है। इससे पहले केवल गौहती में इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, एक ही एयरपोर्ट था इंटरनेशनल एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में। अभी इंफाल में, मणिपुर में वीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2017 में शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी भी हवाई जहाज में सफर करना चाहिए। इसका सपना पूरा करते हुए रीजनल कनेक्टिविटी के स्कीम उड़े देश का आम नागरिक वो उड़ान है, उसके साथ पूर्वोत्तर प्रायोरिटी एरिया रूप में रखा गया है। नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन मार्गों को सहित आज लगभग 46 मार्गों का आज मार्गों का संचालन किया है। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट ओलांगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कास्ट, माननीय मंत्री जी का रिप्लाई सुने। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कास्ट 645 करोड़ से डेवलपमेंट का काम चल रही है। अगस्त 22 तक पूरा होने का संभावना है। असम में तेजू, रूपसी, जोरहाट, लीलाबारदारी, तेजपुर, वैसे ही मेघालय में बारापानी, नागालैंड में दीमापुर, सिक्किम में प्यांकांग नाम के एयरपोर्ट्स और हेलीपैड का जोड़ने का प्रयास चल रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, कमर्शियल वायबिलिटी, ट्रैफिक डिमांड के आधार पर एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। जरूर हमारा सरकार इसका कंटिन्यूएशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्षमता को बढ़ावा देते हुए केंद्रीय बजट ने 2020-21 में शुरू किया गया कृषि उड़ान का भी नॉर्थ ईस्ट में शुरू किया है। कृषि उड़ान के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट में भी बागडोगरा, गौहती और अगरतला एयरपोर्ट से कृषि उत्पादन जैसी पाइनएप्पल, जिंगर, कीवी, ऑर्गेनिक टर्मरिक प्रोडक्ट्स कैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम नॉर्थ ईस्ट में शुरू हो गया। डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री जी का एक नया विजन है। 2014 के बाद डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में दूर दराज गांव तक पहुंचना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री जी का इच्छा है। पूर्वोत्तर में भी दूरसंचार और डिजिटल कनेक्टिविटी आदरणीय मोदी सरकार के लिए चैलेंज था। डिजिटल कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट रीजन में हर कोने तक ले जाने के लिए एक बड़ा पैमाना पर प्रयास की जा रही है। पिछले 7 वर्षों में इस क्षेत्र में दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 3,466 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में
इस डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भारत सरकार खर्च किया है। मेघालय और नेशनल हाईवेज पर 2G और 4G मोबाइल कनेक्टिविटी, नेशनल हाईवे पर किधर भी जाओ आपको कनेक्टिविटी है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत नॉर्थ ईस्ट रीजन में लगभग 5600 विलेजेस को जोड़ने के लिए 4404 नया टावर्स बना लिए हैं। उसमें उसके टावर्स के लिए 3715 करोड़ खर्च करके मोबाइल कनेक्टिविटी का कवर नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ग्राम पंचायत के लिए 2 चरणों में 11,956 ग्राम पंचायत को भारत नेट और वाईफाई कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम चल रही है, जिसका कॉस्ट 644 करोड़ है। वाटरवेज नॉर्थ ईस्ट रीजन में जीवन और संस्कृति के अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में इस महत्वपूर्ण क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए सभी प्रकार का प्रयास की जा रही है। करंटली डेवलपमेंट वाटरवेज। प्लीज, माननीय मंत्री जी, इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज बताएं। हाँ हाँ, आप बताएं। आप देखिए, हाँ, the chairman, after having called attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in Yes, I have seen it. interpretation either of his own arguments or of Dr. the Santanu arguments Sen used ji, by other I am members. aware of it, I have seen it, I have already reminded to all members for this, please, please. Please continue, please continue. धन्यवाद अध्यक्ष जी। कल एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी कल मजाक उड़ा रहे थे। 240 में वो भी आएगा। ये नहीं रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट आपके काल में बहुत नेग्लेक्ट हुआ। हम अलग अलग पॉलिसीज के द्वारा, कमिटमेंट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट को हम एंकरेजमेंट कर रहे, शांति है, पैसे खर्च कर रहे, इसलिए मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी कुछ माननीय सदस्य ने कल क्रिटिसाइज किया है, मगर नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वोत्तर में इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दी जा रही है। अगरतला अकुरा रेल लिंक परियोजना, अगरतला को अकुरा में बांग्लादेश रेलवे नेटवर्क से जोड़ेंगे। इस रेल नेटवर्क के द्वारा अपने पड़ोस देश के साथ ट्रेडिशनल और हिस्टोरिक रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगा। एक बार इस रेलवे नेटवर्क चालू होने के बाद कोलकाता और अगरतला के बीच यात्री और गुड्स की ट्रांसपोर्ट के लिए यात्रा का समय कम होगा, खर्च भी कम होगा। टोटल लेंथ इसका 12.26 किलोमीटर है, 12.26 किलोमीटर है। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा 5.46 किलोमीटर इंडियन साइड हम 580 करोड़ डोनर डिपार्टमेंट खर्च कर रहे हैं, और 6.8 किलोमीटर वो बांग्लादेश साइड होते हैं। वो भी पैसा भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा हम खर्च कर रहे, क्योंकि हमारे लिए उस ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत प्रमुख है। इससे दृष्टिकोण से एमई के द्वारा 392 करोड़ इस बांग्लादेश ट्रेन कनेक्टिविटी के लिए खर्च कर रहे। इंडिया साइड रेलवे ट्रैक का पूरा वर्क अभी पूरा होने का टारगेट है, जून 22 को इंडिया साइड पूरा होगा। बांग्लादेश छोड़ रहा है, वो भी काम अपना है, मगर अलग अलग कारण से वो काम थोड़ा स्पीडी नहीं हुआ। वो भी इस साल जो 22 एंड तक पूरा करना चाहिए, ऐसा लक्ष्य है। कालाडांग मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और ट्रिलाटरल हाईवे प्रोजेक्ट भी हिस्टोरिक स्टेप है। ये परियोजना म्यांमार के सिटवी पोर्ट के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया के साथ म्यांमार और थाईलैंड से सीधा जोड़ेंगे। यहाँ ट्रिलाटरल हाईवे जिससे लोग नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के बीच ड्राइव कर सके। म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए टामू मोरे और रिच जोक वतार में 2 इंटरनेशनल एंट्री एग्जिट पॉइंट ऑपरेशनलाइज किए गए हैं। अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट में एग्रीकल्चर एक प्रमुख विषय है, इसलिए भारत सरकार अभी कैबिनेट मीटिंग में एक ऑयल फार्म के बारे में एक नया स्कीम घोषणा किया है। उसमें
नेशनल मिशन पर ईडेबल ऑयल, क्योंकि हर साल लगभग 80,000 करोड़ से लेकर 1 लाख तक हम ईडेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए भारत सरकार चाहते हैं ईडेबल ऑयल इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, भारत में इसके लिए प्रावधान करके किसानों की इंकरेजमेंट करके इंसेंटिव्स देकर भारत में ईडेबल ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार कैबिनेट ने ये ऑयल फार्म ईडेबल ऑयल मिशन के अंदर और किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए 11,040 करोड़ टोटल आउटले के साथ कैबिनेट अप्रूव किया है। मैं खुशी के साथ बताना चाहता हूं, इस 11,040 करोड़ में सिर्फ 53% 5,850 करोड़ आज नॉर्थ ईस्ट के बारे में एलोकेट किया है। ये बता सकते हैं 50% से ज्यादा ईडेबल ऑयल के बारे में नॉर्थ ईस्ट के लिए भारत सरकार एलोकेट किया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी का सरकार का काम करने का तरीका है। भाइयों, मैं असम में दीमा हसो डिस्ट्रिक्ट मंडर दिशा के 75 हेक्टेयर के क्षेत्र में बांबू के बारे में भी अलग अलग हम काम कर रहे हैं। बांबू सेक्टर प्रोत्साहन देने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन भी हो, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट, वो ट्राइबल डिपार्टमेंट हो सकता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट भी इसमें काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक नेरमाक इंस्टीट्यूट था, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट, लास्ट था। इसमें क्लोज करना नहीं करना, कैसा करना चाहिए, ये सोचकर इस इंस्टीट्यूट को रिवाइवल करने के भी नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय लिया है, कैबिनेट अप्रूवल किया है इस नेरामाक इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये किसानों के लिए उसका क्राफ्ट को मार्केटिंग करने के लिए एक बड़ा यही बड़ा साधन था। इसलिए लास्ट रहने के बाद भी भारत सरकार इसको अलग पैकेज देकर वो संस्था चलाने के लिए प्रयास किया है। वैसा ही नौजवान को रोजगार देने के लिए अलग अलग कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। अभी चलना है, काफी नहीं है, और भी चलाना है, हम चलाएंगे जरूर। रोजगार बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार जो भी करना है नॉर्थ ईस्ट में करना है, ये राजनीति से उठकर कभी करना है। स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा इसका काम आगे बढ़ना चाहिए। उसमें नेडफी के द्वारा काम हो रहा है, सिडबी के द्वारा काम हो रहा है, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट का भी काम हो रहा है। मैं अभी बताना चाहता हूं, दुबई में ये वर्ल्ड एक्सपो मार्च 4 तारीख से 17 तारीख तक दुबई में नॉर्थ ईस्ट का एक्सपो, नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए 15 दिन का हम एक्सपो नॉर्थ ईस्ट के बारे में नॉर्थ ईस्ट स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर 7-8 गवर्नमेंट्स मिलकर हम दुबई में एक्सपो कर रहे हैं। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अलग अलग दुनिया से नॉर्थ ईस्ट में लाना चाहते हैं, यह हमारा प्रयास है। आपको मालूम है अध्यक्ष जी, जो नॉर्थ ईस्ट के युवाओं ने खुशी होती है बताते हुए देश के नाम रोशन किया है। हॉकी कल भी चर्चा किए थे, कल पटेल साहब ने बोले थे हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, पोलो क्षेत्र में विशेष योगदान नॉर्थ ईस्ट का है। इसलिए खेल कूद में बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने मणिपुर में 643 करोड़ से नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पहला नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भारत का नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में खोलने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, क्योंकि उत्तर पूर्व क्षेत्र में खेल प्रतिभा बहुत अधिक है। ओलंपिक्स में नॉर्थ ईस्ट के युवा खिलाड़ियों ने अलग अलग फील्ड्स में मेडल्स लाए हैं, ला रही हैं, लाएंगे भी आने वाले दिन में। इसमें मेरी कोम, बीराबाई चानू, लोविलिना बोरगोहेन कैसे खिलाड़ियों में नॉर्थ ईस्ट के से आकर देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। आदरणीय माननीय अध्यक्ष, ये नरेंद्र मोदी जी सरकार में आने के बाद एक एक उनका जो ओलंपिक्स में खिलाड़ी अगर इंटरव्यू किए तो वो एक खिलाड़ी था अध्यक्ष जी, उनका हेल्थ ठीक नहीं था, वो अमेरिका में जाना चाहती थी। पूरा भारत सरकार के खर्च से उनको अमेरिका भी जाकर, उनका कोच को अमेरिका में जाकर उनको कोचिंग देकर आज ओलंपिक्स मॉडल वो लाए। इतना कमिटमेंट के साथ भारत सरकार एक एक कोच को ट्रेनिंग देने के लिए प्रयास कर रही है। आज के युग में बिना बिजली
किसी भी सेक्टर में डेवलपमेंट संभव नहीं है। आजाद के इतने वर्षों के बाद भारत में कुछ गांव अपना जीवन बिना बिजली के गुजार रही हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में घर घर तक बिजली पहुंचाए गए। सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ घरों को बिजली पहुंचाया जाता है। इसके अलावा पावर कट, आज देश में कह रहे थे पावर कट, मैं आंध्र से आता हूं। इंडस्ट्रियल ओनर्स धरना किए, पावर कट नहीं रहना चाहिए। और जब 16 रुपए एक यूनिट हमारा कांग्रेस सरकार था खरीदते थे, अब 3 रुपए के अंदर एक यूनिट ओपन मार्केट में बिजली मिल रही। इसके कारण एक नरेंद्र मोदी जी सरकार बिजली के बारे में एक अच्छे फैसला लेकर काम कर रहे हैं। बिजली के बिना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, बिजली के बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है, बिजली के बिना ना सेलफोन चार्ज होता, ना टेलीफोन दिखता, ना घर में लाइट दिखता है। इसलिए अगर हर व्यक्ति के घर में बिजली होना जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट में डिफिकल्ट टेरेन के बाद आइसोलेटेड विलेजेस और हाउस होल्ड के में भी इलेक्ट्रिसिटी रिमोट्स ईस्ट कॉर्नर में भी पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं कुछ एग्जांपल भी लाता हूं। कुछ हिल्स के ऊपर घर है, उसके ऊपर जाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर्स यूज किया। बाहर सिक्योरिटी फोर्स हेलीकॉप्टर्स यूज करके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए प्रयास करें। पूरा नहीं हुआ, हम कर रहे हैं। पूर्वोत्तर पावर प्रोडक्शन विकास पर फोकस के साथ साथ पॉजिटिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल इकोसिस्टम एनकरेज करने के प्रयास भी चल रही हैं। गवर्नमेंट ने 2015-14 के बाद अभी तक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 37,092 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इस 8 प्रांतों में खर्च किया है भारत सरकार। अरुणाचल प्रदेश और असम में 2000 मेगावाट्स का सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जैसा जिसका कॉस्ट 19,992 करोड़ है, ये देश के मेजर प्रोजेक्ट्स में एक है। दूसरा और एक प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट रीजन का पावर सिस्टम में इंप्रूवमेंट करने का प्रोजेक्ट है, जिसकी कॉस्ट 6,700 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट से द्वारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को पावर सप्लाई में इंप्रूव हो सकता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मजबूत करने के बड़ी योजना के का है, उसका कॉस्ट है 9,129 करोड़ से इसका काम चल रही है। और डोनर के अंतर्गत भी, डोनर में मैं पहले बता चुका हूं बजट कम रहता है, फिर भी डोनर के अंतर्गत, डोनर मिनिस्ट्री के अंतर्गत भी 44 स्मॉल पावर प्रोजेक्ट्स भी है, जिसकी कॉस्ट 1,075 करोड़ है। इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को अवश्य बढ़ा मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट में पावर सप्लाई स्ट्रीमलाइन भी हो जाएगा। और पेट्रोलियम एक बड़ा नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा सोर्स है। नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन, ग्रिड पाइपलाइन प्रोजेक्ट एक एम्बिशन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जिसकी एस्टिमेशन कॉस्ट है 9,265 करोड़ से। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड NEGG प्रोजेक्ट को हाइड्रोकार्बन विजन 2030 के अंतर्गत प्रपोज किया गया। वो 9,265 करोड़ जो अभी बताया वो एस्टिमेटेड कॉस्ट है। और सभी 8 राज्यों में 8 स्टेट्स में 1,656 किलोमीटर की लेंथ में पाइपलाइन ग्रिड डालने का तय किया गया। और नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड के लिए 5,559 करोड़ रुपए के पार्शियल कैपिटल ग्रांट को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर भारत में 1 लाख करोड़ का ऑयल और गैस परियोजना के 2025 तक पूरा करना, ये हमारा देश के सामने लक्ष्य है। ये लक्ष्य हम पहुंचने के लिए सभी लोग मिलकर प्रयास करना चाहिए। पूर्वोत्तर में इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, उसको बनाना चाहिए। डेस्टिनेशन बनाने के लिए कर योजना, अलग अलग योजना पर आज काम चल रहे हैं। इन्वेस्ट इंडिया के तहत एक नॉर्थ ईस्ट डेस्क स्थापित किया गया,
स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए इन्वेस्टर्स के साथ एमओयू, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के दो डोनर मिनिस्टर के साथ साथ इन्वेस्टर्स इंडिया का साथ भी जोड़कर नॉर्थ ईस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स को जो इन्वेस्टर के साथ कैसा एमओयू करना चाहिए, उनको कैसा एंकरेजमेंट करना चाहिए, इसके बारे में भी सोच हो रही है। उत्तर पूर्व राज्य भी इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक IILB के शामिल भी हम किया है। मोदी जी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देश भर में आज एंकरेजमेंट कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ हर जिला में कोई एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को एंकरेजमेंट करना चाहिए, उसको एक्सपोर्ट के लिए प्रयास करना चाहिए, उस प्रोडक्शन में क्वालिटी रहना चाहिए, उस प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, उसका मार्केटिंग होना चाहिए। ये मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत एक्सपोर्ट, ट्रेड और कॉमर्स जैसे एक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स का स्टार्टअप जैसे सेक्टर डिस्को को भी आज काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, गुड गवर्नेंस एक हाई स्टैंडर्ड स्थापित करते हुए सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट की जा योजना में एक इंपैक्ट होती है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लगातार 5 साल से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हर कैबिनेट मिनिस्टर जाए, हर एमओ जाए, इसके लिए पीएमओ ऑफिस से, हमारे डोनर ऑफिस से मॉनिटरिंग होता है। हर मंथ हम रिपोर्ट देना पड़ता है पीएमओ ऑफिस को डोनर के द्वारा। प्रधानमंत्री ऑफिस जरूर पूछते हैं ये महीने कितने मिनिस्टर्स गए। हर स्टेट में हर 15 दिन को एक कैबिनेट मिनिस्टर जाना चाहिए, हर स्टेट में हर 15 दिन को एक एमओ जाना चाहिए। वैसा हर महीने में 15 मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में टूर करने का काम कर रहे हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ बातचीत होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर के साथ बातचीत होते हैं और नॉर्थ ईस्ट के रीजन के बेनिफिशियरियों के साथ बातचीत होते हैं, सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत होते हैं। हमारा प्रधानमंत्री ऑफिस से मार्केट मॉनिटरिंग करती है। नाइट आल्ट किधर है? नाइट आल्ट स्टेट कैपिटल में नहीं पहुंचना चाहिए, नाइट आल्ट डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में रहना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। ऐसा ये टारगेट भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी सभी मिनिस्टर्स को दिया है। ये काम डोनर मिनिस्टर के द्वारा इंप्लीमेंट हो रहा है। और मैं नॉर्थ ईस्ट विकास के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्लीज नॉर्थ ईस्ट रीजन पे एग्री एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास के लिए हम काम चल रहे हैं। और मैं Nothing is going on record, Mr. Peters. नॉर्थ ईस्ट You have no permission to speak. Mr. Peters, you have no permission to speak. यूएनडीपी के please. सहयोग से देश के लिए एसडीजी इंडेक्स स्टेट और यूटी तैयार किया है। अभी तक देश के लिए एसडीजी इंडेक्स के लिए 3 सीरीज जारी हो चुके हैं। इसके आधार पर डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, कौन सा फील्ड में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये इंडेक्स काम को आते हैं। इसके लिए आज पहली बार नीति आयोग ने डोनर मिनिस्टर के द्वारा स्टेट एसडीजी इंडेक्स की रिपोर्ट आधार पर डिस्ट्रिक्ट लेवल एसडीजी इंडेक्स भी तैयार किया है। देश में अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल का इंडेक्स तैयार नहीं हुआ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। ये सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का आज आया है, वो भी 26 अगस्त 21 लास्ट अगस्त में इसका घोषणा किया है नीति आयोग ने। और इस इंडेक्स का उपयोग करते हुए नॉर्थ ईस्ट रीजन में गवर्नमेंट पॉलिसीज तैयार करने के लिए बहुत उपयोग होता है। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वेलफेयर एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स पर, प्लानिंग पर इस इंडेक्स का उपयोग हो सकता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, इस मूल भावना से पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 स्टेट्स को 28 डिस्ट्रिक्ट का अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स हम पहचाने हैं। अध्यक्ष जी, सेंटर सेक्टर्स का स्कीम्स अलावा फ्लैगशिप प्रोग्राम्स सितंबर 2021 तक जनधन योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में आज 434 लाख अकाउंट्स को ले गए हैं। आयुष्मान भारत तहत, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत जरूरी है आयुष्मान भारत के दृष्टिकोण से, इसमें 14 लाख का फैमिलीज का आज आयुष्मान भारत का कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मनरेगा के अंतर्गत 2016 से हाल तक मनरेगा के अंदर 31,000 करोड़ खर्च किया है और 114 करोड़ मैंडेट्स क्रिएट किया है। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया है। अभी तक
अभी तक और कोविड के हेल्थ के संदर्भ में अलग अलग काम भारत सरकार के द्वारा हो रहे हैं। कल बात करते थे, कैंसर बहुत बड़ा समस्या नॉर्थ ईस्ट में है, हमारा सरकार मानते हैं, इसके लिए अलग अलग काम चल रहे। पिछले वर्ष लगभग सभी क्षेत्रों में कोविड के कारण चैलेंजिंग साबित हुए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट has spent 25,589 crore since 2014 onwards, including 548 crore by Ministry of Donor. Ministry of Donor has supported 66 special projects cost health projects 925 crores. पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 से लड़ने के लिए हेल्थ फैसिलिटीज के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास किया है और उसमें ही एम्स गुवाहाटी में एम्स के लिए 1123 करोड़ का एक्सपेंडिचर का एलोकेशन किया है और टाटा कैंसर रिसर्च कैंसर के बारे में बताए। टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट से मिलकर 18 हॉस्पिटल में काम चल रहे हैं। किए गए Only the speech is going on record. Please, Susmita. करने के लिए एट प्रेजेंट नॉर्थ ईस्ट में और अलग अलग काम चल रही हैं। अध्यक्ष जी, Please, अध्यक्ष जी, statement is already. और Please, मैं बताना चाहता हूं क्या बोल रहा है? अध्यक्ष जी, 2014 में प्लीज सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। सर 2014 में बजट एस्टिमेशन 36,107 करोड़ था। अभी इस साल बजट एस्टिमेशन 76,040 करोड़ है और इसका 36,000 करोड़ से 76,000 करोड़ को बजट बढ़ा है और काम नहीं हुआ ऐसा बता रहे थे। मैं बताना चाहता हूं 2015-16 में 96.64 एक्सपेंडिचर हुआ है, वैसा ही 17-18 में 97.3% बजट खर्च हुआ है। 1920 में 97.81 खर्च हुआ है। सिर्फ एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मैं मानता हूं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जितना पैसा एलोकेट करते हैं वो पैसा पूरा खर्च नहीं हुआ है। हम प्रयास करें, लगातार डोनर मिनिस्ट्री में जो शुरू किया है, मैं मंत्री बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हमारा मिनिस्ट्री डोनर मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ मीटिंग करें, वैसे ही रेलवे मिनिस्टर के साथ, सिविल एविएशन मिनिस्टर के साथ ये लगातार मीटिंग्स करके स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉन्फिडेंस ले लेकर, मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस के लेकर, चीफ सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंस के लेकर हम हर स्टेट के बारे में जो समस्या सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर है वो समस्या हल करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रहे है। इसीलिए कल कुछ अलग अलग बात भी बताए, मैं बताना चाहता हूं ये लैंड ऑर्डर के बारे में किसका देना है। वो हमारे पहले आप लोगों का राज थे, स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी का सरकार था, सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी का सरकार था, मगर आप आपस में लड़कर उधर इंसर्जेंसी ग्रुप बढ़ाते थे, आपस में लड़कर मुख्यमंत्री को निकालते थे। मगर 10 साल से एक स्टेबल गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग स्टेट्स में सरकार दिया है, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेबल गवर्नमेंट दिया है। इसीलिए मैं भारत सरकार के द्वारा जनता को अनुरोध दिलाना चाहता हूं, हमारा सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कमिटमेंट है, नॉर्थ ईस्ट विकास काम करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहती है। और माननीय मंत्री की बात नहीं रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। प्रधानमंत्री कार्यालय में एवरी मंथ नॉर्थ ईस्ट का 30 मेजर प्रोजेक्ट्स कृपया आपस में बात न करें, करते हैं एवरी मंथ
जो 30 प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट करके प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के बारे में रिव्यू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम तटबंध है। अध्यक्ष जी, और मैं बताना चाहता हूं, आज जो कमिटमेंट के साथ सिर्फ माननीय मंत्री के बयान ही बात रिकॉर्ड पे जा रही है। प्लीज जो मैं बताना चाहता हूं सभी नॉर्थ ईस्ट जनता को लास्ट 7.5 years के बाद आज शांति है। शांति कायम रखे, पीस कायम रखे। हमारा सरकार सारी भारत के जनता नॉर्थ ईस्ट जनता के साथ है। सारी भारत के जनता नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कमिटमेंट है। नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में हम बताएंगे आने वाले दिन में नॉर्थ ईस्ट को। हमारा प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं, जब तक भारत विकास नहीं हो सकता, जब तक नॉर्थ ईस्ट का भी भारत के साथ विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को भी हम भारत के साथ साथ हर क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं। ये हमारा कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं सब सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं। सब सरकार में कमी रहते हैं, कमी रहने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कमिटमेंट क्या है, ये पहले हम बताना चाहता हूं। हमारा कमिटमेंट है, इसलिए मैं सब सदस्यों से अनुरोध करता हूं, ये विकास में सरकार के साथ जोड़िए, सरकार के साथ हाथ साथ मिला के आगे बढ़िए। धन्यवाद। धन्यवाद। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी, प्लीज। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट प्लीज। Chairman, sir, I rise to make a statement to this august House on the situation in Ukraine and the implications that it has had for India, including for our nationals resident there. Despite the challenges posed by the serious ongoing conflict, we have ensured that about 22,500 citizens have returned home safely. The House would recognize the complexity of the various endeavors that have made it possible. Allow me to share them in some detail. As honorable members would be aware, a tense situation between Russia and Ukraine erupted into conflict on 24 February 2022. The root causes for this are complex, going back to a range of issues including the security architecture, political governance and interstate politics. To that was added the challenges of implementing understandings reached earlier. What is pertinent to note is that the hostilities placed the Indian community of 20,000 plus in direct danger. Even while we were participating in the global deliberations of this evolving situation in the UN Security Council, the pressing challenge was to safeguard our citizens and ensure that they were not in harm's way. At the direction of the Prime Minister, we launched Operation Ganga, thereby undertaking one of the most challenging evacuation exercises during an ongoing conflict situation. Honorable members should know that our community was dispersed across Ukraine, posing its own logistical challenges. The exercise was undertaken at a time when military actions, including airstrikes and shelling, were underway. It involved movement in a war-torn situation in a large country, at times over 1,000 kilometers, and it required exiting border checkpoints that were clogged by an estimated 26 lakh refugees. The entire exercise involved a whole of the government approach, with the Prime Minister himself chairing review meetings almost on a daily basis. At the MEA, we monitored the evacuation operations on a 24/7 basis as well. We got excellent support from all concerned ministries and organizations, including the Ministry of Civil Aviation, Ministry of Defense, the National Disaster Response Force, Indian Air Force, and private airlines. There was an effective coordination with state governments in ensuring that arrangements made by them for return of Indian students to their respective states once they landed in Delhi or Mumbai. Mr. Chairman, let me apprise members of the steps taken in advance of the actual conflict situation. As tensions increased, the Embassy of India in Ukraine had started a registration drive for Indian nationals in January 2022. As a result, around 20,000 Indian nationals registered with our embassy in Kiev.
Most of the Indian nationals were students who were pursuing medical studies in Ukrainian universities that were dispersed throughout the country. More than half the students were in universities in eastern Ukraine that borders Russia and has been the epicenter of conflict so far. Students hail from 35 states and UTs of India, with more than 1,000 students each from the states of Kerala, UP, Haryana, Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra, Bihar and Rajasthan. In view of the continued build-up of tensions in February, the embassy issued an advisory on 15 February 2022 advising Indian nationals in Ukraine whose stay is not essential to leave the country temporarily. It also advised Indian nationals not to travel to Ukraine or to undertake non-essential movements within Ukraine. Members will appreciate that such advisories are extremely unusual and that very issue is itself a serious caution. Further advisories were also given on 20 February and 22 February, pressing students to leave Ukraine. Air bubble restrictions then in force were immediately lifted in consultation with the Ukrainian side to increase the number of direct flights. As a result, around 4,000 Indian nationals departed from Ukraine by direct and indirect flights till 23 February 2022. Despite our efforts, however, a large majority of students elected to continue staying in Ukraine. We must understand their predicament in this regard. There was a natural reluctance to leave educational institutions and affect their studies. Some universities actively discouraged it and showed reluctance to offer online courses. Many of them received conflicting advice regarding safety. The challenges of travel back may have also been a factor. In the period leading to 24 February, the political signals were confusing as well. Public urgings not to be taken in by alarmism and reports of forced withdrawals created a confusing picture. The net result was that about 18,000 Indian citizens were caught in the midst of conflict when it began. The ministry started reinforcing the strength of our mission in Ukraine in anticipation of a difficult situation. Additional Russian-speaking officers were deputed to Kiev on 22 February to our embassy to keep in constant touch with distressed Indian nationals in Ukraine and their families in India. A situation room was established in Delhi on 16 February. The embassy took parallel measures. The MES situation room was ramped up to over 100 personnel, allowing them to respond to over 13,000 calls and 9,000 emails till date. The strategy for evacuation was to take out Indian nationals from western neighboring countries of Ukraine, that were Poland, Slovak Republic, Hungary, Romania and Moldova. This was necessitated due to the closure of Ukrainian airspace on 24 February. To carry this out, we were required to strengthen our missions in these countries so that they could deploy teams at the border points, set up transit camps, operate effective control rooms, and facilitate the large number of air flights. Along with that, they also handled incoming humanitarian assistance. 47 additional MEA officials were dispatched to ensure these objectives, supplementing a pre-existing embassy strength of 58. Honorable members should appreciate that along with our embassy personnel, these officials have gone to extraordinary lengths in difficult circumstances to ensure that Operation Ganga was successful. Their constant intervention at border checkpoints helped to address severe challenges posed by over-congestion. The liaison with local governments and community organizations was responsible for the boarding, lodging, and medical attention of evacuees. And of course, they handled the complexity of flight operations on the ground so that the return home was a smoother process. Under Operation Ganga, 90 flights have been operated, out of which 76 were civilian flights and 14 were Indian Air Force flights. The evacuation flights were from Romania, Poland, Hungary and Slovakia. While Indian Air Force rose to the occasion, most of the private airlines, and that includes Air India Express, Indigo, SpiceJet, Vistara, Go Air and Air Asia, also participated enthusiastically.
During this period, Prime Minister himself spoke to the presidents of Russia and Ukraine on multiple occasions. He specifically took up the issue of safe evacuation of Indian nationals, especially from Kharkiv and Sumy. Prime Minister also spoke to the Prime Ministers of Romania, Slovak Republic and Hungary and the President of Poland to seek their support for facilitation of entry of Indian nationals to their countries. I most sincerely thank these partner nations for opening their doors and helping our citizens in our hour of need. Chairman, sir, I was also in constant touch with my own counterparts in Ukraine, Russia, Poland, Romania, Hungary, Slovakia and Moldova for similar reasons. Foreign Secretary maintained contact with ambassadors of Ukraine and Russia in New Delhi, while our ambassador in Kiev and Moscow followed up with their respective capitals. Prime Minister deputed 4 union ministers as special envoys to Romania, Hungary, Slovak Republic and Poland to facilitate Operation Ganga. This included Shri Jyotiraditya Scindia to Romania, Shri Kiren Rijiju to Slovak Republic, Shri Hardeep Singh Puri to Hungary and General Shri VK Singh to Poland. Their personal supervision of the evacuation process made a substantial difference in the ease of border crossing and the care taken of our citizens thereafter. The most challenging part of the evacuation exercise was that of evacuating Indian nationals from Kharkiv and Sumy. Both the places witnessed heavy shelling and airstrikes. Many options were worked out to evacuate students through buses and trains. A team from our embassy in Moscow had also been sent to the Russia-Ukraine border to facilitate the possible evacuation of Indian students through Belgorod and Kursk. Many students from Kharkiv were moved to Pesochin in view of anticipated escalation of hostilities. While our efforts were able to stave off some of the more extreme scenarios, their presence in a safety zone allowed for subsequent ferrying through buses to the western borders. The Sumy evacuation, which was the last one on a significant scale, was also extremely complex as our students faced the prospect of being caught in crossfire. Their evacuation from the city needed a credible ceasefire, a daunting challenge in the current situation. This finally materialized, Chairman Sir, due to the personal intervention of the Prime Minister himself with the Presidents of Ukraine and Russia. Noting the extraordinary challenges before us, we also dispatched a special team of senior officers to the vicinity of Sumy. Their coordination with the military forces deployed there, with the ICRC and the arrangement of logistics was responsible for the final outcome. During the entire period, our embassy in Ukraine has been working incessantly to contact Indian nationals, arranging and facilitating transport, coordinating with local authorities, providing food, etc. Throughout the evacuation exercise, our embassy was in constant touch with the Ukrainian authorities. We appreciate their positive response to our request during this period. Their intervention was responsible for running additional trains needed for the evacuation exercise. The embassy also provided travel documents within a very, very short time in cases where Indian nationals had lost their passports. They also partnered with neighboring embassies to resolve challenging situations on the border. On 13th March, in view of the rapidly deteriorating security situation in Ukraine, including attacks in its western part, it was decided to temporarily relocate the Indian embassy in Ukraine to Poland. This situation will be reassessed in light of further developments. Honorable members should also recognize the great contribution made by community representatives, volunteers and NGOs in the evacuation exercise. Equally noteworthy were the efforts of Indian businesses in the countries neighboring Ukraine and indeed in Ukraine itself. In numerous ways, they assisted in the transport, shelter and sustenance of the evacuating students. They ensured that our citizens did not become a burden for Ukraine's neighbors who were receiving so many other refugees at that time. The nation owes them a debt.
In line with India's principle of Vasudhaiva Kutumbakam, foreign nationals were also evacuated from conflict zones and brought to India. They included about 150 citizens, 147 to be exact, of 18 countries. Among them are immediate neighbors like Bangladesh and Nepal. Many of the Ukrainian nationals that were family members of Indian nationals have also been evacuated. We also provided free passage to Ukrainian nationals from India to Poland in our evacuation flights. In response to the emerging humanitarian situation, India has provided relief supplies to Ukraine and its neighboring countries. A total of 90 tons of relief material comprising medicines, tents, blankets, sleeping mats, tarpaulins, surgical gloves and eye goggles have been provided. Honorable members are aware that at Kharkiv, Naveen Shekarappa Gyangaudar, a final year medical student of Kharkiv Medical University, lost his life. He tragically succumbed to injuries received when he had gone to fetch groceries from a shop. We deeply mourn his untimely demise. Our prayers are with his family and his loved ones. Our embassy in Ukraine is diligently pursuing the repatriation of his mortal remains to India. I would also like to mention the assistance provided to another Indian national, Harjot Singh, who suffered bullet injuries on his way out from Kiev. His medical expenses were taken care of and arrangements made for his movement from Kiev to the Polish border. He was brought back in an IAF flight to India, accompanied by a doctor arranged by our mission in Poland. Chairman, sir, the unfolding developments in Ukraine have simultaneously played out in the United Nations, in particular the Security Council, where India is serving as a non-permanent member. India's position on the Ukraine conflict has been steadfast and consistent. We have expressed deep concern at the worsening situation and called for immediate cessation of violence and end to all hostilities. Our statements at the Security Council and the General Assembly have urged an urgent ceasefire and ensuring safe passage for stranded civilians. We have also highlighted the humanitarian assistance extended by India to Ukraine and its neighbors at this hour of crisis. We have reiterated at the highest levels of our leadership to all parties concerned that there is no other choice but the path of diplomacy and dialogue. We have emphasized to all member states of the UN that the global order is anchored on international law, UN Charter, and respect for territorial integrity and sovereignty of states. The Ukraine conflict has major economic implications. Its impact on energy and commodity prices is already visible. The disruption of global supply chain is expected to be significant. India has substantial dealings with both Russia and Ukraine. An assessment in this regard by the government is underway. However, the House will appreciate that there is all the more need for an Atmanirbhar Bharat. Operation Ganga is a testimony of our commitment to ensure that Indians in distress situations abroad can count on their government. We have shown this on numerous occasions before, but rarely in one as challenging as the ongoing conflict in Ukraine. I am confident that the honourable members of the House would join me in commending the efforts of the Government of India, the officials of the Ministry of External Affairs, particularly the concerned embassies, the Ministry of Civil Aviation, the Ministry of Defence, NDRF, the Indian Air Force, private airlines, and all those who work tirelessly and selflessly for the safe return of our nationals from Ukraine. I would also like to convey our sincerest appreciation and gratitude to the local Indian communities in these countries, to civil society, to volunteer organizations. However, what is most noteworthy is the courage and determination of our young students in Ukraine, some of whom had to face very difficult, even traumatic situations in active conflict zones. Honourable members, these are undeniably challenging times, but the House may rest assured that whether it is our approach to the political situation, the implications for the economy, or the welfare of Indians abroad, our government will respond with the confidence, diligence, and responsibility that has been our hallmark. Thank you. Now, clarifications on the statement. Manni Anant Sharma ji.
Thank you, Honourable Deputy Chairman. We have carefully listened to the statement of the Honourable External Affairs Minister. It's comprehensive, gives a detailed account of the armed conflict or the war between Russia and Ukraine and the difficulties and challenges that India faced. There are times, sir, when country faces such challenges, even away from the armed conflict or military conflict, when India in the past and now speaks in one voice. The concern of our country was about our students, our citizens, and one thing is appreciable and commendable rather, that the work that has been done by the Ministry of External Affairs, our diplomats, our missions abroad. It is not easy. It's an evacuation in the war. I want to, before I seek the clarification, mention before this August House that there were many requests that I had received personally, and there was one occasion when I reached out to India's Foreign Secretary at 1 in the morning, and I got the response back at 1:22, and the student was contacted and taken out and taken to the border. There were many more cases, I have the names, when prompt responses by the control room were there. Since those officers who were doing this work are not present here, I considered it my duty to place on record our appreciation and for the good work. At any time of day and night, those officers were available. Sir, I am also proud as an Indian that our country has once again reaffirmed its sterling record in such situations when Indian Air Force and Indian Navy has risen to the occasions. As you would recall, sir, in 70s in Beirut, in Lebanon, Gulf War, Iran-Iraq conflict, and umpteen occasions when our officers, our Air Force and our Navy undertook large-scale evacuation operations. Therefore, we are happy that our students have been brought back, most of them safe. There is one tragedy which could not have been helped, but we were worried about Kharkiv and Sumy, that whether they can be evacuated until the very end, and therefore it's a big relief for the nation. And also what I have noted in the statement is about the coordination with the states so that those who were brought back are taken back promptly. I'm referring to the state paras 22 to 25 of Honorable Minister's statement. We are presently tenure member in the UN Security Council. India is a large country which has enormous stakes both in Russia and in Ukraine. And India has good relationship, a special strategic partnership with Russia and also with Ukraine, where we have done the right thing to extend humanitarian assistance. What is the assessment and what efforts are being made by our government at the UN Security Council for effective interventions for early cessation of armed conflict and a resumption of dialogue for a negotiated resolution of issues between Ukraine and Russia? I ask this question, sir, because knowing fully well that diplomacy is not loud, everything sometimes is not stated, but I hope that we are making the efforts and we would like that reassurance. And lastly, sir, the statement does refer to para 24 in particular about the fallout on India and the major economic implications. There are two aspects. One is related to the economic fallout due to the high oil and gas prices.
To what extent it affects our energy security? Yes, it upsets the budgetary calculations. We all are conscious of that, which is based on $75 per barrel of crude, but this shot up to 130. Anandji, please be. I'm concluding. Please. Equally important and a matter of concern for India would be, though Minister has referred to that, touched that, about our defense supplies, because we are dependent to a large extent, and from both the countries, mainly from Russia. In a war, they are bound to be disrupted. We also face threat on our borders. How we take timely action to ensure that there is no disruption. Thank you. Thank you, Manu. Please, माननीय सदस्यगण, क्लेरिफिकेशंस के लिए नाम पहले से आए, उसी ऑर्डर में मैं बुलाऊंगा, और आप यू आर सपोज टू बी स्पेसिफिक इन योर क्लेरिफिकेशंस. प्लीज लंबे ओपिनियन और वो देंगे तो फिर दिक्कत होगी दूसरों को. माननीय एलओपी, अच्छा आपका प्लीज, माननीय एलओपी. नहीं, मैं थॉट प्लीज. हाँ, हम तो हाथ उठा रहे देख. नहीं, मैं आपके दूसरे सदस्य हाथ उठाया था. इससे पहले भी उठाया था. प्लीज ना. ओके जी. देखिए सर, द स्टेटमेंट तो बहुत डिटेल से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है और सारी चीज़ों को तफसीली के साथ उन्होंने यहाँ पर बताया. मैं सिर्फ 2 क्लैरिफिकेशन पूछता हूँ. एक, जो इंडियन एम्बेसी ने 15 फरवरी को हमारे विद्यार्थियों को लाने के लिए ये कोशिश की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो एडवाइजरी दी थी, एडवाइजरी देने के बाद भी हमारे स्टूडेंट्स या हमारे सिटीजन्स वक्तिया क्यों नहीं पहुंचे? एक, और उसी वक्त दूसरे कंट्री के, यानी कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, चाइना, जर्मनी एटसेट्रा, उनको कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई, वो सेफली पहुंचे. कि क्या कारण हुआ? प्लीज 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 आप बैठ कर ना बोले. प्लीज माननीय सदस्य सुनिए. प्लीज प्लीज. अरे भेजे बैठ कर कैसे, वो बात है, उन्होंने कब भेजे? सुनिए सर, मेरे को देखिए, मेरे को वोट आउट करके आप चुप नहीं बिठा सकते. मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी एडवाइजरी क्या लेट गई? क्या उन लोगों को आपसे पहले मालूम था इसलिए उन्होंने बुला लिया? ये मैं पूछ रहा हूँ. थैंक यू. दूसरी चीज, बहुत क्वेरीज यू हैव पुट सर. एक बहुत और एक, जो हमारे कर्नाटक के एक नवीन शेखरप्पा, जिसकी बॉडी अभी भी वहां पर है, तो वो कब आएगा और उसके लिए क्या इंतजाम थैंक यू आप करने वाले हैं? थैंक यू. तो मुझे ये बताना. थैंक यू. पूछूंगा. थैंक यू. नो नो आई एम नॉट टॉलिंग. नो, ऑनरेबल श्री तिरुचि शिवाजी, he has put it. Tiruchi Shivaji, please, please. Tiruchi Shivaji. Honorable members, be specific. Otherwise, I will move to other names. Thank Please. you, Deputy Chairman. Sir. Yes. Sir, very specific, sir. Given your name, we appreciate and commend all the efforts taken by the government, especially the Ministry of External Affairs. Yes, it's there. I am calling. Please take your seat. Mr. Vaiko, I am calling it. Please. So my name must be also there, sir. Please. Sir, our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, has personally called the External Affairs Minister and thanked him for all the efforts he has sincerely taken. I have personally interacted with him and I know very well what are the steps taken. More than the evacuation, the diplomatic level of handling this issue by the Prime Minister should also be appreciated, which I want to put on record. Sir, 2,000 students from Tamil Nadu were stranded there, sir. And we came to know that the students were facing some other issues with dealing with the embassy.
So our Chief Minister constituted a team of members of Parliament led by me and Abdullah and another one, Kalanji, and some IAS officers to go to the neighboring countries and supplement the efforts taken by the embassy. I should say. And when we met the External Affairs Minister, he elaborately explained everything and asked us to wait. And after meeting him, we realized the inflow of students have increased. So as suggested by him, as told by him, we deported them to the respective places. Sir, one main thing is the advisory was given on 15th February. Why the students have not come in? The universities have cautioned the students that if they leave, then their studies will be spoiled. So they were prepared to stake their lives and stayed there. Some universities were reluctant to give even online classes. Sir, very important, I am telling. Yes, all queries are important. Now that the life all has been queries are saved, important. Please. Very important, sir. Their main question is, what about the future of their education? Thank you. Sir, Thank wait, you. sir. Dr. M. Sir, Thambidurai, please. The state government I'm alone helpless. cannot Please. do anything. Dr. M. Thambidurai, please be specific. Thank you, Deputy Chairman, sir. Please. I appreciate the efforts taken by the Government of India to save the lives of the Indians, especially the students. Please be As specific. the direction of Time the is limited. Honorable Prime Minister, Time is limited. they launched Time the is operation limited. of Ganga, and they are making one of the most challenging exercise during the ongoing conflict. Please. Please. I want to know from the Honorable Minister, appreciating all the ministers deputed by Honorable Prime Minister to go there. Please question I your... want to know what about the students' fate, Please. what they are going to do, and also Thank you. existing Indians there. Thank you. Some people have their business they are doing. Thank you. How the government will safeguard the Thank you. Thank you. of the business. Dr. Amar Patnaik. Dr. Amar Patnaik. Commend the efforts of the Government of India, led by the Ministry of External Affairs, and of course the other ministries as mentioned by the Honorable External Affairs Minister in the statement. The Government of Orissa also has sent 4 representatives to facilitate the return of the students. But my clarification is to paragraph number 22, which mentions that humanitarian assistance has been extended by India to Ukraine and its neighboring countries at this hour of crisis, which is creditable. So as you know, about 1.5 million refugees, most of which are women and children, have been fleeing from that place. So what is the extent of humanitarian assistance, particularly with respect to women and children in this area, is something that I would like to get clarified. Thank you so much. Professor Manoj Kumar Jha. Thank you, Honorable Chairman, sir. My queries are brief, but before I do that, My question is, sir, After him. After him. I have given my name. Please. My name is flagged. Yes, it is here. How could you, sir? I'm just calling you. Please, let him speak. It is not your discretion. Please, please. That's the procedure. Please. You can't bypass the procedure. Please. Vaikoji, I'm just calling let as per me finish. procedure, please. I am not against you. The procedure Please. is there. Who has given It's the not name? going on record. Please, please, You please sit down, Vaikoji. I'm calling your name after him. call the name. It's as per order, please. According to your discretion. Professor Manoj Yeah, Kumar Jha, Vaikoji, please. let me finish. Please. Vaikoji, let me, Please, please, Vaikoji, please. Vaikoji. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. I must compliment joining my other colleagues to the entire team, Government of India, in doing what seemed impossible at one particular point of time. Having said that, Honorable Deputy Chairman, sir, there are 2 very specific queries. I just wish to understand, because Honorable External Affairs Minister has been a career bureaucrat and a fine bureaucrat. Did we read the emerging situation little slowly? That I want to know. And second, are we willing to look at the fact that this geopolitical rupture between Russia and Ukraine, it is resulting in realignment in our own neighborhood? Are we watching it? I'm sure you must. Thank you. Manya Vaikoji, please. Honorable Vaiko. Thank you very much. At least you remember my name. Please. Please, put your question. Days were there when conflicts like this happened in the world. It was India came first to pacify and
make compromises. The leader of the non-aligned movement, India, took the lead. Now what happened now? In the General Assembly, United Nations, in the security also, we have failed our duty. We have failed our duty. India has failed our duty. India has not done its duty. Please, yes, your question is clear, Vaikoji, please. India has not done its duty. Sri John Britus, Honorable John Britus. Thank you, sir. Sir, Para 7, the foreign minister says that in the period leading to 24th February, the political signals were confusing as well. I would ask the minister, was this a reason for the delay in the evacuation? Actually, the first advisory was given on 15th, and other countries have taken serious actions and steps to evacuate their nationals. Did we confuse the signals, and was it the reason for the delay in the evacuation? Thank you. Second question, sir. Only one clarification. Sir, there are other people one also. Small one, Please. sir. Small. Please. Sir, there's a bleak future staring at the faces of the hapless students. Yes. The minister hasn't mentioned anything about this. Will he come out with a clarification? Thank you. Thank you. Susmita Senji, please. Devji, please. Please. Sir, Sorry. thank you for the please. compliment. Sorry. Susmita Devji, please. Please. Thank you, Vice Chairman, sir. I personally thank you for the compliment, but I prefer to be referred to as Dev. But she is charming more than Sushmita. Sir, on a very serious matter today, Honorable Minister for External Affairs has given a very, very detailed reply. And sir, these are the moments when the entire nation should stand together across party lines, because our citizens who were stranded and under such grave danger in an area of conflict needed us to be united. And Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, wrote to the Prime Minister of India expressing her solidarity towards the entire exercise, which was a big challenge. We want to thank all the officers, all the pilots, all the missions who helped rescue the students and other citizens from Ukraine. Sir, if the students could risk their lives and stay on there for the sake of their education, I join all my colleagues in expressing some concern over their future, and I hope that the Government of India will look into it. I have a specific question, sir, that on 15th of February, there was a precautionary advisory that was issued to say that please leave the area of conflict if it is possible. The question I want to ask, sir, that does an advisory to ask the Indian nationals to come back on a precautionary basis by commercial flights qualify as evacuation, as the word has been used here? Thank you, Susmita ji. Thank you. Sir, I just want to say, sir, sometimes, please. Sir, sometimes the clarifications also help the government in clarifying to the nation and clarifying controversies. So when you use the word evacuation, please be clear. One, that the government or none of the machineries they used actually reached the conflict areas, because we saw the students walking to the borders. And a precautionary measure which is asking you to leave on commercial flights, because there was only one Air India flight. Thank you, Susmita Does that ji. amount to evacuation by the government? Thank you now. Thank you, sir. Sri Jose K. Mani ji. Sir, I appreciate the huge step taken by the Government of India, especially the Prime Minister and his team and the officers. Having said that, I would like to know some of the issues, like, we being in touch with the people who have come back, the students come back, especially about 2,320 students were there from Kerala itself.
And most of the students were the center Travancore. I've been with them after they come back. They were saying about some of the issues like the disturbing reports of racism against Indian nationals, especially who have been attempting to flee Ukraine. And it may be areas of Ukraine Indian students were debarred from using transport reaching neighboring countries for evacuation. So my request is that the effective communication with all the countries to prevent such incidents and racism in future as a global priority. One more thing, sir. See that the students are gone through enough and more of agony, sir, stress, sir. May not be in your ambit of the ministry, sir, but all the ministers are here, the government is here. What will be the step for that? These students have taken about 40 to 50 lakhs of rupees as loan to going to Ukraine and study, sir. Now, after, let's say, after 2 or 3 or 4 weeks, the banks will start will be disturbing them, and stress and agony will be on them. See that step will be taken for the future of these students, sir. That is only our request, sir. This is a step to be taken. Thank you. And we will not have another chance to discuss this issue, Thank you, sir. Manya Satish Let's Chandra take up Sharma this, ji. No, already to. Chandra Misra ji. So while appreciating the entire work of the Honorable, right from the Honorable Prime Minister to the Minister and all the officials, day and night, and converting the almost an impossible to a possible, but I only want to seek a clarification, and that is, as per the statement, there are still thousands of students or citizens who are still stranded in Ukraine. If there are none, it's a very good information, but if there are still there, then what is the method which we are adopting, and what are we going to do to evacuate them? And the students who have come back to this country, what is their future, and whether they will be going back or some arrangements would be done in this country. थैंक यू माननीय सदस्यगण, चूंकि टाइम कांस्टेंट है, सबको मौका हमने दिया. अब ऑनरेबल मिनिस्टर कैन रिप्लाई. प्लीज 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 ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज. ऑलरेडी 2 persons have asked. प्लीज प्लीज प्रियंका जी प्लीज प्लीज प्लीज. Sir, a number of clarifications have been sought. आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है. Many of them are repetitive. So let me address the issues without naming the specific members. माननीय सदस्यगण, please have patience and please, it's clear. The first answer by Honorable Minister, please. The first issue, sir, relates to the advisories, including the advisory starting on 15th of February. I would like the honorable members to understand what was the ground situation. We issued very clear advisories, because when an embassy tells students or Indian nationals saying if your stay is not essential, consider going back home, it is not something that is done lightly. It is something that students take very seriously, that other nationals also take. But I would like honorable members to understand the problem that the students faced. I have with me a list of universities. We approached, I don't want to take the name of the universities, but there was one big university which would not convert the mode of education to online, and in fact said that if anybody leaves at this time, they are jeopardizing their degree. There's a second university which said, I'll give you only online till February 25. There's a third university which said, I'll only give you for 2 weeks. One of them said, I'll give you till April 1. One of them said, I'll give you till May 1. Now, it is not correct. Please, please. Look, the students have a future. The students have a future. I care about it whether you do or not. This is not correct. So, the fact, sir, that all the honorable members should appreciate is that students were actually not encouraged, in fact positively discouraged by the universities from leaving, and this was part of the problem. The second issue, when I said confusing political signals, it was not confusing understanding. I'm not the person who's giving signals. I'm the person receiving signals. These signals actually came from the politics of that country. I will, for example, with your permission, sir, read out what the president of the country was saying at that time. He was publicly saying, President Zelensky,
please don't be alarmed. What we should prevent at any cost is to prevent a spread of panic. Now, what was happening for students living in Ukraine was they were watching Ukrainian television. They were reading Ukrainian newspapers. They were seeing signals from the Ukrainian government saying, no, don't get alarmed, don't leave. In fact, you had leaders who were saying anybody leaving is contributing to a sense of panic. So I think, and we should also understand, sitting here, it is very easy to pass judgment saying you should have done this earlier or you should have done this faster. Please understand what was the situation of the students. The students, who do they listen to? They listen first of all to the university. They listen to their student advisors. They listen to the local government. They listen to other students. They talk to their families and say, should I come back or not? But having said all that, let us also recognize about 4,000 of them actually returned due to our advisories. So please think that through. If our advisories were of no use, why did 4,000 people come back? The fact is, advisories impacted many people. There were also others who were in a predicament, and because of that predicament, many of them put it off. In fact, on the day the fighting broke out, there was actually a plane on its way, which we had to call back. So today, to make this very sweeping judgments that you should have done that or you should have done this, I think it is most of all, forget the government, we are used to criticism. Please think of the students. Don't tell students who are in that situation that at that time their judgment was wrong. I think they did what they thought right under the circumstances, and we should not second guess them at this time. In fact, from our side, we also increased the number of flights at that time to encourage people to come and to reduce the cost of the flights back home. The second issue, which was raised by Honorable Leader of Opposition, was regarding this unfortunate case of Naveen, and I've said it in my statement also. We will ensure that his mortal remains are brought back to this country. At this time, there are some processes at play. I don't want to share too many things at the moment until the picture is a little clearer. But I want to be very clear to the House through you, sir, that we will make every effort to bring back his mortal remains. So that assurance I am willing to give. As regards what our position is at the international forums, Vaikoji was among the members who mentioned it. I think we have expressed what I believe is actually a national consensus on this matter. It is a consensus that I also saw reflected in our own consultative committee meeting, that I think most political parties, most members of parliament all agree with the position which the government has taken, that the only way out is to return to dialogue and diplomacy, that there should be a cessation of violence, and that India's voice, I think today, is an important voice in urging that. It's not just a voice only for urging diplomacy and dialogue. It was, after all, when the Prime Minister did call up President Putin and President Zelensky and urged them to even have a ceasefire of a limited nature. These were the two occasions when our students were involved, were actually the two occasions when the ceasefire actually worked. In many cases, ceasefires were agreed to, and they were violated even as they were to come into effect. So I think India's voice counts. India's focus was naturally on the evacuation of students, but now that more or less that job is done, we can obviously focus fully on diplomacy. Regarding the point which was raised by Mishra ji, I would like to say there are some odd people, not in thousands, there are in double digits people who are there. We are tracking them. We have issued repeated advisories saying anybody who is left behind, please tell us where you are. We have not been very public about it for their own safety. But again, even as I am speaking, sir, at this moment we have an operation to get out some students who are stuck in the south through the Russia route.
So our effort will be anybody who's stuck, we will keep trying to bring them out. I think again the House should have that assurance. The question which was raised, does this qualify as evacuation? The advisory which we issued initially was an advisory urging students and all Indian nationals to go back. But after February 24th, when we started sending planes, civil aircraft, military aircraft, when we started deputing people, when we started running camps, and again, one issue was we were not present in the conflict areas. I would like to correct you. We were. Our officers actually went even into Sumi. There were people outside Sumi. The first people that Indian students saw when they came out of Sumi were our officers. So I think we should be correct on facts. We should give credit that is due. So I would say, please again understand, this is a very large country. Obviously, when the war started, there was martial law, there were restrictions on movement. Within these constraints, I think the embassy, the officers who were deputed, all the other organizations, including the volunteers and the civil society representatives, did all that they could. So again, I would urge all honorable members to recognize what efforts were made in this operation. And finally, regarding the concern which many members expressed about the future of the students, they have just come back. We have to see what happens in the situation, including the online classes issue that we were addressing earlier. But I cannot say anything more. It's not directly my remit. But I can assure you that the government will approach this matter with the fullest sense of responsibility. Thank you. Thank you. Now discussion. Honorable, it's over now. It's over, Mani Anandji. Discussion on the working of the Ministry of Tribal Affairs. Sri Ram Vichar Netam raised a discussion on the working of the Ministry of Tribal Affairs. धन्यवाद सर। उपसभापति महोदय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे आदिम जाति कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांगों के संबंध में अपनी बात रखने का आपने अनुमति दिया है। महोदय, यदि पूरे देश में देखें तो पूरे देश में लगभग 12 करोड़ के लगभग हमारा पूरा एसटी पॉपुलेशन है महोदय। और इस एसटी पॉपुलेशन में बहुत सारे ऐसे भी प्रदेश हैं यहाँ 100% एसटी पॉपुलेशन है महोदय, जिसके बारे में आज ही सदन में नॉर्थ ईस्ट के संबंध में बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई है, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा हुई है। इसी प्रकार से जो सबसे अधिक ट्राइबल बेस वाले जो जिले हैं, प्रदेश हैं, उसमें चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, हमारा उड़ीसा है, इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो अधिकांश जो है सभी ट्राइबल स्टेट ही हैं। 100% करीब करीब वहाँ जो जनसंख्या है, जो आरक्षण है, वहाँ ट्राइबलों के लिए है। और इसी प्रकार से देश के अन्य राज्यों में भी, चाहे हमारा राजस्थान प्रदेश हो, कर्नाटका हो, गुजरात हो,
या अन्य ऐसे भी कई राज्य हैं जहां कम संख्या में ट्राइबल हैं, फिर भी वहां पे ट्राइबलों की संख्या है। महोदय, देश की आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार इस वर्ग के लोगों को ये महसूस हुआ कि हमारा संरक्षण करने वाला, हमारा विकास करने वाला, हमारे लिए जो विस्थापन की समस्या होती है, उस विस्थापन की मार को इस समाज जो है सदियों सदियों तक झेला है, और उसको अब समझ में आया कि हमारे दर्द को, हमारी तकलीफों को यदि कोई दूर कर सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ही सरकार कर सकती है महोदय। और इसलिए 2014 की बात करें तो 2014 में जिस प्रकार से परिवर्तन आया देश में, और परिवर्तन करने का देश के मानस ने एक मन बना चुका था कि हमें चाहे जैसे भी हो, लेकिन हम लोगों के ये जो बहकावे देने वाले तरह तरह के जो बहरूपिया लोग आते हैं, उनके बहकावे में हमें ना आकर के हमारे लिए जो चिंता करने वाले लोग हैं उसके लिए हम वोट करेंगे। और यही कारण है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन पर लोगों ने विश्वास किया कि आज उनका नेतृत्व और उनका कृतित्व और उनका जिस प्रकार से देश के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित करने का जो निर्णय करके ऐसे दीन दलित, गरीब दुखिया, गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्गों की चिंता करते हुए ऐसे हमारे आदिवासी समाज के सुदूर अंचल में रहने वाले लोगों की चिंता करते हुए जिस प्रकार से योजना चला करके उनके बेहतरी के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन कैसे लाए जा सके, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे लाया जा सके, इन सभी बातों को चिंता करते हुए जिस प्रकार से योजना बना के काम करना शुरू किया महोदय, उसका ही नतीजा है कि 2014 के बाद 2019 की बात करें तो 19 में भी हमें जिस प्रकार सफलता मिली, 2022 में भी अभी लोगों ने जो रिजल्ट दिया है महोदय, वो सबके सामने है। ये कोई दिखावा नहीं है महोदय, ये दिखावा नहीं है। लोग आज जैसे कहते हैं कि मुखिया कैसे होने, मुखिया मुख्य चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। महोदय, इस ऐसे समय का ये देश न जाने कब से इंतजार कर रहा था महोदय, और वो 2014 में ऐसे नेतृत्व हमें इस देश को मिला जो आज हम सब की चिंता करने वाला है। महोदय, किसने सोचा था कि आज ऐसे गरीबों के घर आज पक्का के घर बन जाएगा महोदय? किसने सोचा था? किसने? बहुत सारे लोगों ने मौका दिया था, आज उन लोग क्यों नहीं करके दिए? आज उनका तो कागजों में बिल्डिंग बन जाया करता था, कागजों में नल लग जाया करता था, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री ने इस बात को इंगित किया था कि हम यहां से 100 रुपया भेजते हैं तो लोग जो है उसके पाइप में ही 85 जो 85 पैसे उसी में रह जा रहा है। ये स्थिति है। हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उस दल के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ही बोला था, लेकिन वर्तमान के प्रधानमंत्री जी का हम सबको, देशवासियों को गर्व होता है कि हम यदि 100 रुपया भेजेंगे तो 100 रुपया पहुंचा करके हिसाब भी लेंगे। और ये कृतित्व है, ये नेतृत्व है महोदय, और उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आज गरीब का घर में भी आज बिजली जल रहा है महोदय, गरीब को घर में भी, गरीब के घरों में भी आज उनका भी कच्चा के मकान के जगह में पक्के का मकान बन रहा है महोदय। गरीब का बच्चा भी आज जो है अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा है, एकलव्य विद्यालय में पढ़ रहा है, जो आज एक समय 20-20 करोड़ के लागत से बनता था, लेकिन वर्तमान में उसे रिवाइज करके जो परिस्थिति है उसको देखते हुए महोदय उसे भी बढ़ा करके आज जो है 38 करोड़ तक का लागत का बनने लगा है महोदय। ये सब बात महोदय, ऐसा विराट व्यक्तित्व, ऐसा करिश्माई नेतृत्व
वाले प्रधानमंत्री जी के रहते हुए आज देश आज जिस प्रकार से प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है, देश दुनिया में भारत का, इस देश का डंका बज रहा है महोदय। इस बात के लिए हम सबको गर्व होना चाहिए। मुझे दुख होता है कि ऐसे हमारे विपक्ष के साथीगण जो कमेंट करते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह का आलोचना करते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है महोदय। आलोचना करें, लेकिन सकारात्मक अगर काम हो रहा है, इस देश का आज नाम आगे हो रहा है, इस देश का, देशवासियों का स्वाभिमान बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है हम सबको दाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए, शुभकामना देना चाहिए। लेकिन मुझे आज करीब 5-6 सालों में ये नजारा कभी देखने को नहीं मिला कि सरकार का समर्थन में ये सब कभी आगे आकर के बोले। एक से एक काम हुए महोदय। आज इस जिस प्रकार से आज जो परिवर्तन आए हमारे इस समाज में, हमारे गरीबों में, आज उन गरीबों के गांव तक, गलियों तक सड़क जाना शुरू हुआ, पक्की सड़कें बन गई, प्रधानमंत्री आवास हर गांव के हर मोहल्ले तक आज आवास चमचमाते हुए आवास बन रहे हैं, उनके घरों में भी शौचालय बन रहे हैं, उनके घर में बिजली लग रही है। और मैं अभी चुनाव के दौरान सोनभद्र के सुदूर अंचल में जब देखा, वैसे सुदूर अंचल में भी आज बड़े बड़े गांवों में वाटर सप्लाई के पंप लग रहे हैं, टंकी लग रहे हैं। मैंने पूछा क्या बात है, बोले ये मोदी जी के देन है। उन गरीबों से पूछा, तरह तरह की बात करते थे, लेकिन उन गरीबों से पूछा ये भैया क्या बात है, बोले कि नहीं भैया हम कुछ नहीं, हम तो देख रहे हैं कि हमारा देने वाला दाता अब भगवान स्वरूप माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार है, उनके वजह से ही हमें जी रहे हैं, खा रहे हैं। आज उन गरीबों के चिंता करने वाले, आज विपरीत परिस्थिति, पूरा इस वैश्विक महामारी के चपेट में पूरा देश और दुनिया तबाह हो गया। लेकिन ऐसे समय में अगर भगवान की तरह, फरिश्ता की तरह कोई अगर खड़ा होकर के इन गरीबों की चिंता किया, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाली सरकार ने किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर को, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को, जिनके नेतृत्व में इस ट्राइबल विभाग ने आज एक से एक ट्राइबल में एक से एक योजना चला करके एक से एक परिवर्तन करने का जो काम कर रहे हैं, निश्चित उन्हें बधाई देता हूं। और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री मंडल के तमाम सारे साथियों को, जिनके वजह से आज इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है महोदय। आज उनके हेल्थ सेक्टर में जिस प्रकार से काम हो रहा है महोदय, आज बजट के बारे में बहुत सा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है महोदय कि जिस प्रकार से परिवर्तन करने का, इस समाज में नया परिवर्तन लाने का, उन नौजवानों में एक नया जोश देने का, नई एक शिक्षा प्रणाली से जोड़ करके उन्हें बेहतरीन शिक्षा की ओर ले जाने का जो सपना देख करके माननीय अर्जुन मुंडा जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो उनकी अपेक्षा के अनुरूप जो काम करने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। महोदय, मैं बहुत सारी बातें हैं, चाहे झारखंड में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में, इन राज्यों में बहुत सारे ऐसे भी समाज हैं, ऐसे भी हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं जो आज भी बहुत सारे उन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिल पाया है। उस दिशा में भी हमारे माननीय मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगा। महोदय, यही नहीं, आज जिस प्रकार से एकलव्य मॉडल जो देश में जो दिया है और उसके बेहतर निर्माण करके वहां बेहतर प्रबंधन करने का जो व्यवस्था किया जा रहा है, इसके लिए भी माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा महोदय। आज जिस प्रकार से ये परिवर्तन हमारे समाज में, सुदूर अंचल में, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात हो, चाहे सुदूर हमारा चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, इन क्षेत्रों में अब पिछले कई वर्षों में नक्सलवाद के प्रभाव में रहा है, चाहे झारखंड हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। मैं महोदय, लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो उन सुदूर अंचल में जो ट्राइबल बेस्ड जो जिले हैं, उन जिलों में किस प्रकार से वहां कानून के कैसा चल रहा है, कहां सुरक्षा व्यवस्था चल रही है, किस प्रकार से वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था है, किस प्रकार से शिक्षा है, तमाम सारे डेवलपमेंट के काम, केंद्र योजनाओं का किस प्रकार से वहां क्रियान्वयन हो रहा है, इन सभी का जो क्रियान्वयन करने का
जो एक निर्धारित माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक्सप्रेशनल जो डिस्ट्रिक्ट 100 डिस्ट्रिक्ट पूरे देश में उन्होंने जो सिलेक्शन करके और उन पर विशेष निगरानी करने का वहां पे विशेष ध्यान दे करके वहां और डेवलपमेंट के काम को और बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हुए, माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए मैं उन्हें बधाई देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बैठ जाए, बैठ जाए। The next speaker is Naran Bhai J. Rathwa ji. Just माननीय उप सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण जनजातीय मामले मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय दिया है। मैं सदन में यह दुख के साथ कहना चाहूँगा कि इस बजट में न सिर्फ दलितों और आदिवासियों को उनके आर्थिक हक से वंचित रखा गया है, बल्कि बजट से उन्हें अदृश्य ही कर दिया गया। जनजातीय मामले मंत्रालय के लिए आवंटित की गई अनुदान राशि बहुत ही निराश करने वाली है। नीति आयोग के दिशा निर्देशों तक का पालन नहीं किया गया है, जिसके मुताबिक दलितों और आदिवासियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजट में हिस्सेदारी तय किए जाने की व्यवस्था है। इस बजट में आदिवासियों और दलितों को लाभ पहुंचाने वाली कोई योजना को ये सिरे से भी गायब कर दिया है या पूरी तरह से अप्रासंगिक कर दिया गया है। अतः वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में कॉर्पोरेट सेक्टर का और उनके लिए बजट कहना बिल्कुल सही, कहना उचित ही है। दलित मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय अभियान ने इस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट अपने विश्लेषण में इस बात पर प्रकाश डाला है कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटन और अनुसूचित जाति के लिए कल्याण के लिए आवंटन पर नीति आयोग के निर्देशों के अनुसार आवंटित करना अनिवार्य था, लेकिन वर्तमान केंद्रीय सरकार पिछले 7 वर्षों से जनसंख्या के अनुपात में इस अनिवार्य राशि के आवंटन की अनदेखी करती रही। दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के मुताबिक एससी और एसटी समुदायों के लिए बजट में क्रमशः 40,634 करोड़ रुपए और 9,399 करोड़ रुपए का अंतर है। अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित वर्ष 2021-22 में 79,942 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 87,473 करोड़ रुपए हो गया है और इस 2022-23 में बढ़कर 89,265 करोड़ रुपए हो गया है, जो सरकार के पूरे बजट का 2.26% है। एसटी समुदाय देश की कुल आबादी का लगभग 8.8% है। इसी तरह वर्ष 21-22 में अनुसूचित जाति के लिए 1,26,259 करोड़ रुपए का आवंटन किया। अब संशोधित बजट से बढ़कर 1,39,956 करोड़ रुपए हो गया है और इस वर्ष 2022 में फिर से बढ़कर 1,42,342 करोड़ रुपए हो गया। यानी सरकार के पूरे बजट का 3.61% और अनुसूचित जाति समुदाय की देश की कुल जनसंख्या लगभग 16.2% है। महोदय, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 में फसल बीमा योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए 1,381 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए इस योजना में 2,667 करोड़ रुपया इस योजना के लिए निर्धारित किया गया है। और दूसरी ओर केंद्रीय बजट 2022-23 में कृषि, शिक्षा और अनुसंधान के
के लिए धन आवंटन को कम कर दिया गया है। साथ ही बजट में कृषि, शिक्षा, पशु विज्ञान, फसल बीमा विज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध पर होने वाले खर्च को कम किया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार के पास पिछले वर्षों में इस योजना के तहत आवंटित धन के बारे में अनुसूचित जनजातियां एवं अनुसूचित जाति के लाभार्थियों का कोई डेटा नहीं है। इसलिए यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि कितने SC/ST लाभार्थियों को लाभान्वित हुआ है। इस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में अनुसूचित जनजाति के लिए रोजगार सृजन के लिए आवंटन में भी भारी कमी हुई है। जनजाति मामलों के मंत्रालय के लिए आवंटित पिछले वर्ष के 7,524.85 करोड़ रुपयों के बजट अनुमान की तुलना में 12.32% बढ़कर 8,451.92 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन दूसरी ओर केंद्रीय बजट 2022-23 में अनुसूचित जनजातियों के लिए इस साल में 11.13 करोड़ रुपयों की गिरावट आई है, जो पिछले साल 89.5 करोड़ रुपए थी। इसी प्रकार जनजाति अनुसूचित जाति के लिए रोजगार सृजन के लिए आवंटित पिछले वर्ष के दौरान 170.96 करोड़ रुपए की काफी रकम कम होकर 22.97 करोड़ रुपया हो गया है। यह दुख की बात है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए श्रम कल्याण योजना ने इसी वित्त वर्ष में 12.9 करोड़ रुपये से घटाकर 10.66 करोड़ रुपया किया है। इसी तरह अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए आवंटित के तहत पिछले वर्ष के 24.9 करोड़ रुपये से घटाकर 19.88 करोड़ रुपया किया गया है। वर्ष 2022-23 के बजट में प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना महात्मा गांधी मनरेगा योजना के लिए केंद्र ने 73,000 करोड़ रुपयों का आवंटन किया, जो पिछले वर्ष में योजना के लिए 58,000 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 25% कम किया है। यह किसी से छिपा नहीं है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का गारंटीकृत सरकारी काम और भुगतान के लिए मनरेगा पर ही निर्भर है। इस संबंध में मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि इस आवंटित राशि से ही मजदूरी के रूप में 1,464 करोड़ रुपए और सामग्री के रूप में 10,900 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जाना बाकी है, जो बजट को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि नए बजट में केवल 60,700 करोड़ रुपया का ही प्रभावी रूप से उपलब्ध होगा। मैं महोदय आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि केंद्र की भाजपा सरकार की प्राथमिकता दलित आदिवासियों के लिए नकारात्मक साबित हो रही है तथा इस बजट के जरिए भाजपा सरकार ने साफ कर दिया कि इसकी प्राथमिकता में न तो आदिवासी है न तो दलित है। मुझे दुख के साथ सदन में यह कहना पड़ रहा है कि केंद्रीय सरकार देश के कमजोर दुबले आदिवासी लोगों के कल्याण हेतु अनेक योजनाओं समय समय पर घोषित करती रही है, लेकिन उनको तत्परता के साथ क्रियान्वित नहीं कर रही है, जिसकी वजह से देश के गरीब आदिवासी दलित लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स, जो मार्कागत सुविधा का अभाव है, वो भी मैं बताना चाहूँगा कि देश के आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्रों में यदि मालखागत सुविधा का अभाव जो है वो नीचे मुजब है। गत वर्ष की स्थिति के अनुसार अभी 10 किलोमीटर के दायरे में 39,786 गांव में बैंक की सुविधा नहीं है और 39,953 गांव में सड़कें एक गांव से दूसरे गांव सड़कें को जोड़ा नहीं है। 49,533 गांव में सीसी और ब्रिक्स का रोड नहीं है। 34,990 गांव में परिवहन की सुविधा बन रही है। 97,085 गांव में नेट और इंटरनेट की सुविधा कॉमन सर्विस की सुविधा नहीं है। 7,176 गांव का विद्युतीकरण होना और भी बाकी है। 90,100 गांव में मार्केट की सुविधा नहीं है, वो भी करना बाकी है।
61,656 गाँव में पीने की पानी की सुविधा नहीं है, वो भी करना बाकी है। 17,538 गाँव में लैंडलाइन या मोबाइल फोन की सुविधा नहीं है। 1,20,84,884 आदिवासी घरों में एलपीजी और बायोगैस की सुविधा नहीं है। 51,14,133 आदिवासी लोगों का घर कच्चा और उसका कच्चा छत है। 13,501 गांव में एक भी स्कूल नहीं है, बिना स्कूल के ये गांव है। तो महोदय आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, 28,031 गांव में 10 किलोमीटर के दायरे में दवाखाना स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। 42,412 गांव में 10 किलोमीटर के दायरे में वेटरनरी क्लिनिक भी नहीं है। 58,063 गांव में ड्रेनेज की सिस्टम नहीं है। ऐसा बहुत देश के अंदर गांव ऐसे हैं जहां पर सुविधा का अभाव है। मैं ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, एकलव्य मॉडल स्कूल, अभी साहब बता रहे थे हमारे पूर्व वक्ता, एकलव्य मॉडल स्कूल चालू किया, लेकिन मॉडल स्कूल के अंदर जो क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए वो टीचर्स नहीं मिलते हैं। वहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, साइंस ऐसे सब्जेक्ट वाइज टीचर वहाँ पर स्कूलों में उपलब्ध नहीं है। और 35,000 40,000 करोड़ की बड़ी बड़ी एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय ऐसी वहाँ पर स्कूलें बांध दी है, लेकिन उसके अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टाफ नहीं है। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा के नाम पे और अलग अलग जगह पे, हमारे खास करके ट्राइबल एरिया में जहाँ पर ये मॉडल स्कूल है, एकलव्य विद्यालय है, वहाँ पर टीचर्स की कमी है और उसकी वजह से उसको थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत आती है। और उसके साथ साथ जो भी वहाँ पर प्राथमिक जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल चलाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट की स्कूलों में भी उसका मकान बहुत जर्जरित है और उसके अंदर जो सुविधा होना चाहिए ये सुविधा वहाँ पर नहीं है। जो टीचर्स, उसको स्पोर्ट्स की अभी बात हो रही थी, तो स्पोर्ट्स के टीचर्स भी वहाँ पर नहीं है, ड्राइंग के टीचर भी नहीं है। आप लोग बोलते हैं कि खेले गुजरात और जिससे गुजरात, लेकिन वहाँ पर पढ़ाने वाले कोई एक्सपर्ट टीचर्स नहीं है, तो ये कुछ हो सकता नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसी तरह से जो भी सुविधा आदिवासी एरिया में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और उसके साथ साथ हॉस्पिटल गांव में देखते हैं तो हॉस्पिटलों के अंदर स्टाफ सिस्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, और उसका जो विभागवार पीडियाट्रिशियन है, एमडी मेडिसिन डॉक्टर नहीं है, उसके बाद सर्जन नहीं है, एनेस्थेटिक नहीं है। तो ऐसी बातों में बताना चाहूँगा कि ये पूरा जनजाति मंत्रालय है, तो जनजाति मंत्रालय मोस्टली जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाले लोगों को गांव होता है, और वो लोगों के गांव में जो भी स्वास्थ्य की सुविधा देना है वो सुविधा मिल नहीं रही है। जो एरीगेशन करना है तो आदिवासी विस्तार के लोगों को एरीगेशन की भी कमी है। वहां पर जो हमारी सरदार सरोवर डैम, नर्मदा डैम बोलते हैं, उसकी मेन कैनाल गुजरात से राजस्थान के गांव में और सौराष्ट्र के अंदर पानी जाता है। तो मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि हमारे किनारे पे रहते आदिवासी लोग हैं, उसको लिफ्ट इरिगेशन करके वहां पर पानी देना चाहिए। तो हमारे गांव में से कैनाल जाती है, लेकिन कैनाल के आसपास रहने वाले जो खेडूत लोग हैं उसको सिंचाई का पानी, इरिगेशन का पानी नहीं मिलता है। और उसके साथ साथ अभी वहां पर एक दूसरा प्रॉब्लम होता है, जो भी सिंचाई डैम बनता है आदिवासी लोगों की जमीन जाती है और आदिवासी लोग बेघर होते हैं, उसके लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा किया कि वहां पर गुजरात में वघई रिवर लिंक प्रोजेक्ट की घोषणा कर दिया और वहां पर डांग के अंदर हंगामा चल रहा है। वो किसको नुकसान होने वाला है? आदिवासी लोगों को नुकसान होने वाला है, वहां उसको फायदा नहीं हो रहा है। अभी भी हेजिटेशन चल रहा है और ये वघई रिवर लिंक प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के लिए बता रहे हैं। ऐसे 2005-6 के अंदर आदिवासी लोगों को जंगल का पट्टा देना था, तो जंगल का जो पट्टा देना है वो लगभग 1 लाख लाभार्थियों का बाकी है। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार के अंदर ये घोषणा किया था कि जो आदिवासी लोग
जो इलीगल वहां पर कल्टीवेशन करते थे उसको 2005-6 के अंदर पट्टा देने की जो बात कही थी वो दिया नहीं है, और जिसको दिया है तो उसके 7 बार आठक के नकल के अंदर उसका कोई ये नहीं नोंद नहीं हुई है। उसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्रों के अंदर आप बता रहे हैं कि वहां पर नेट उपलब्ध नहीं है, BSNL टावर नहीं है, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं। अभी कोविड-19 के अंदर बच्चों को ऑफलाइन ऑनलाइन की बात चली तो ऑनलाइन के अंदर वहां पर आदिवासी लोगों के पास जो मोबाइल फोन है वो सादा फोन होता है, एंड्रॉइड फोन होता नहीं है, और इतना महंगा फोन कोई रखता नहीं। तो उसके अंदर BSNL टावर की सुविधा हर गांव में भारत सरकार की तरफ से मैं ये मांग करता हूं कि हमारे ट्राइबल एरिया पूरा देश के अंदर और गुजरात के अंदर जितने भी रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया के अंदर BSNL टावर की सुविधा दिया जाए ताकि हमारे बच्चों को और जो भी गांव में सर्विस करते हैं, जो लोग सर्विस करते हैं, जो ANM नर्सिस है, टीचर्स है, तलाटी है, तो उन लोगों को भी आने जाने की सुविधा और कम्युनिकेशन करने की सुविधा मिलनी चाहिए। उसी तरह जहां पर वन धन की योजना भी बनाई तो उसके अंदर खेडूतों को डबल भाव उसको मिलना चाहिए अनाज का, तो ये भी नहीं मिल रहा है। वहां पर आप लोग बोलते हैं कि भाई वहां पर डबल भाव मिलेगा, लेकिन महंगाई इतनी बड़ी है कि उसके अंदर भी उसको ये नहीं हो सकता है। उसी हिसाब से रोजगार की बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों के अंदर बहुत से लोग ऐसे पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती है। मैं आपके जरिए डिमांड करता हूं सरकार से, भारत सरकार से और होम मिनिस्टर से और डिफेंस मिनिस्टर से कि हमारे एरिया में बहुत से मध्य प्रदेश बॉर्डर लगता है, राजस्थान बॉर्डर लगता है, महाराष्ट्र बॉर्डर लगता है, वहां पर बिरसा मुंडा एक रेजिमेंट वहां पर खोला जाए और गरीब आदिवासी लोग जो है वो बहुत मजबूत है, शारीरिक संबंध शारीरिक उसकी बहुत अच्छी ताकत वाले लोग होते हैं, तो वहां पर बिरसा मुंडा रेजिमेंट बनाए और वहां पर आदिवासी ऐसे लोगों को एक रोजगार का अवसर मिले, देश की सेवा करने का अवसर मिले। उसी हिसाब से ये भी मेरी डिमांड है। और उसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आप पूरा ट्राइबल एरिया के अंदर जितनी भी रेलवे लाइन जाती है तो रेलवे लाइन के अंदर जो भी प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, काम चल रहा है, लेकिन समय सीमा पे वो काम खत्म नहीं होता है। अभी गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश गुजरात की सरहद दोनों जोड़ने के लिए रेलवे लाइन चालू है, 2012 में उसको पूरा करना था। ये गरीब आदिवासी लोग मजदूर वहां पर मजदूरी के लिए पलायन होते हैं, माइग्रेशन होता है, तो उसको रोकने के लिए अगर तो उसको थोड़ा सरल मुसाफरी करने के लिए, उनको कम भाड़ा में मुसाफरी करने के लिए रेलवे का जो प्रोजेक्ट चलता है उसके अंदर भी थोड़ा ज्यादा फंड दे के रेलवे प्रोजेक्ट का काम जल्दी खत्म करे तो आदिवासी लोगों को आने जाने की सुविधा रह सकती है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिजली का, तो बिजली के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। आदिवासी खेडूत लोगों को रात को बिजली देते हैं, दिन में उसको बिजली मिलती नहीं है और इतनी महंगी है। वहां पर जंगल के अंदर हमारे सभी लोग पूरा इंडिया के हमारे इंक्लूडिंग गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये पूरा जंगल में रहते हैं। वहां पर कोई जंगली जानवर का कोई ना कोई खतरा रहता है और रात को चोरी लूटपाट भी होती है। तो देश के अंदर जो भी ट्राइबल एरिया है वो ट्राइबल एरिया के अंदर बिजली रात की बजाय दिन के अंदर बिजली मिले, ये भी हमारी मांग है। तो उसी हिसाब से जितने भी खेडूत लोग हैं वो अपने दिन में काम करें। इंडस्ट्रीज वालों को रात को देना चाहिए, उद्योगपतियों को तो रात में चलाए दिन में चलाए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वहां पर खेडूत लोगों को रात को क्यों बिजली देती है? और बिजली इतनी महंगी कर दिया है कि खेडूत लोग बिजली लेना भी मुश्किल कर दिया है। तो उसी हिसाब से आप हमारी डिमांड जो है ट्राइबल लोगों की वो ध्यान में रखते हुए आप लोग काम करें और ये हमारी डिमांड पूरे देश के अंदर से जितना भी ट्राइबल एरिया है वहां पर सुविधा देने का काम करें। प्रधानमंत्री सड़क आवास योजना की बात अभी कर रहे थे, मैं ये बताना चाहता हूं, ठीक है, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री सड़क योजना सैंक्शन हुई है, लेकिन पर्यावरण के नाम पे फॉरेस्ट एरिया वाले जो भी ऑफिसर्स है वो परमिशन देते नहीं है और प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम आज भी डिले पड़ा है। तो ऐसे रोड का जल्दी मंजूरी मिलने के लिए पर्यावरण विभाग का संपर्क करके आदिवासी ट्राइबल एरिया में प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो रोड बनना है वो जल्दी
खत्म करे, ऐसा हमारा डिमांड है। और उसके साथ साथ ये जंगल की जमीन सनद देने का काम 2005-6 में जो किया था, वो देने का काम भी तुरंत करवाने के आदेश भारत सरकार की तरफ से हर राज्यों में जा सके और लोगों को ऐसा पट्टा मिलने का काम कर सके। इतनी बातों के साथ ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपका और मेरी पार्टी की तरफ से मेरे को बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद राठवा जी। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री अबीर रंजन विश्वास। This opportunity. Sir, there are 23.5% scheduled castes and nearly 6% scheduled tribes in my home state of West Bengal. According to the 2011 census reports, the STs had a literacy rate in India of the males, they were 68%, and the females, they were 49%, respectively. The West Bengal ST's literacy rate was 74% and 43% respectively for males and females. Under the able leadership of our Chief Minister, Srimati Mamata Banerjee, we successfully run the SC/ST pension schemes, namely the Joy Johar, Tapashili Bandhu, Joy Bangla. All these are, sir, there to take care of the elderly communities amongst the SCs and STs. It actually, sir, we know they are the most marginalized sections of the society, and especially the tribals. They are very poor, marginalized, socially also they are downtrodden. So the Bengal government has taken into account all these things. The government, especially looking into the plight at times of elderly people of these marginalized sections, has provided a monthly pension of ₹1,000 to give them a cushion of comfortability financially and also socially. So their social security is also taken care of, and in this way we have tried as much as we could do to stand beside these marginalized communities. Sir, further, we have also established various lending programs to help grow entrepreneurship in these communities. However, matters at the national level requires a serious inquiry. As per the 2011 census, 8.6% of the country's total population is scheduled tribes. Of the total primary school students population, if you see, sir, you will see the dropout among the tribal students is maximum. Most unfortunately, that is. And in the working population, if you see the representation, it is only 6% of those employed in government offices come from this scheduled tribe section. Again, it is not pro rata. In spite of the constitutional mandates and the safeguards that have been provided, we have failed to deliver on the promises. We have failed to accommodate our ST population as was mandated by the Constitution, sir. So these things need to be looked into seriously. So according to the ministry's gap analysis dashboard of villages where the ST population is greater than 25%, you will be astonished to know only 9% of these villages have a bank. Only 24% of these villages, they have a healthcare center. And sir, even more alarming, only 50% have tap water and drainage facilities. As recently as February 22, this is a very alarming situation and a particular case, alarming case. A tribal community in Jammu's Doda district was compelled, where we are spending so much words on Jammu and Kashmir, and we are thumping our own backs of what we have done in Kashmir and how we keep on lauding ourselves what we have done. Whereas if you see the STs, who are larger in figures than the SCs there, nearly 10%. In one particular case, we found that a tribal community in Jammu's Doda district was compelled to spend their own savings in order to gain access to potable water in the village. No drinking water. They spend their own savings and they get water. And I knew the people of the ST community in Jammu
They are mainly the Bakarwals and such people who are the most marginalized people of the whole country, I should say. So they had to spend their own savings to arrange for water. Even in the overwhelmingly advertised vaccination drive, a majority of the 50 bottom districts in terms of vaccination coverage has sizable tribal population. That is, 72% of this population is from rural tribal majority districts. So real work has happened in Bengal and some other states. In the spirit of federalism, we must take some of these ideas and implement them for the greater cause of the nation, sir. This government should, of course, shed its arrogance and take a leaf out of the diary of Srimati Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal, who has done as I said. Sir, in this year's budget, the ministry has proposed an amount of 13,208 crores in the budgetary estimates of 2023 under various centrally sponsored schemes and central sector schemes, out of which the Ministry of Finance has provided only an amount of a little over 8,406 crores. That is, there is a 36% slash. In the years 2021 and 21-22, the Ministry of Tribal Affairs had an allocation of 7,355 plus crores and 7,084 crores respectively. However, the allocation was reduced to rupees 5,472 crores in 2021 and 6,126 crores in 21-22 at the revised estimate stage. What is most shocking is that the Minister of Tribal Affairs could not even fully spend the revised estimate allocation in 2021 and have been able to utilize just rupees 4,070 crores in 21-22 up to 15th February 2022. Most alarming, sir. Under-utilization of funds is a serious problem and we need to look into this. The under-utilization of funds is also reflected in 2 special area programs administered by the ministry. Only half of the total allocated special central assistance to tribal sub-scheme was utilized in 2021. For the year 21-22, the allocated amount was rupees 1,350 crores, of which just rupees, a paltry sum of only 4 crores had been utilized till January. Unimaginable. Why this massive shortfall? On top of this, in grants in aid, out of rupees 1,350 crores of grant in aids for 2021, only rupees 364 crores have been utilized so far. Again, sir, very alarming. The Standing Committee of Social Justice and Empowerment too observed that, I quote, the Ministry of Tribal Affairs should avoid rush of expenditure at the fag end of the financial year and make sincere efforts so that funds are timely spent and the targeted people get the benefits. The Standing Committee of Social Justice and Empowerment in its 30th report has pointed out the stagnation in scholarship programs offered to ST students. Under pre-matric scheme, scholarship scheme that is, the beneficiaries of the funds released in some of the states such as Arunachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Meghalaya, Puducherry, Telangana and Uttar Pradesh are alarmingly showing as nil. And of course, I don't know, the Minister will clarify this. 750 national fellowships are provided to the ST students each year for pursuing higher studies. During the last 5 years, only 45 students have been awarded the National Overseas Scholarship. Even 20 scholarships are not being fully utilized. The Standing Committee also found that overseas scholarships of 55 tribal students lapsed in the last 5 years due to irresponsible approach of the government. Out of the sanctioned amount of rupees 5 crore for overseas scholarship, sir, most unfortunately, only little over 2 crores has been spent for the year 21-22. The committee noted that for most of the scholarships, the number of beneficiaries and funds allocated has not increased over the year. The recommendations that the committee has put is
I quote, the annual increase in tribal population should be taken into consideration at the time of budgetary allocation, and it should also be ensured that the number of beneficiaries increase every year, close quotes. So the Parliament must note with urgency that the National Commission on Scheduled Tribes is short-staffed, and that the reports of the Commission since 2018 are still under process in the Ministry of Tribal Affairs and have not been presented to the Parliament till date. In light of all these facts and figures, I urge the House to unite for a sincere discussion focused on the welfare of the scheduled tribes. I would like to end by saying, in this 75th year of Indian independence, that any progress that does not include all its citizens is not a progress, sir. Because at this point in time, in the global scenario, whenever we talk of anything, we talk of inclusiveness. And especially in the Indian context, if you really want to surge ahead, move ahead, if you are not taking on board all the marginalized sections, this progress will only be a limited progress, and ultimately this will not allow you to achieve the goals you are dreaming of by saying sabka saath, sabka vikas and sabka vishwas. Sir, this should not merely remain as a statement of the government. It should reflect on the ground. It should be palpable. We should be able to feel it. The marginalized communities should be able to have the advantage of it. And we should be more careful that any future point in time, the history does not denote this as a mere jumla. Thank you, sir. Thank you. Next speaker, Dr. Kanimoji N.V. Somo. Honorable Chairperson, sir. The Union Government has earmarked a budget outlay of rupees 8,451.92 crores from the Ministry of Tribal Affairs. It's just an increase of 12.32% from the last year. Rupees 7,524.87 crores were sanctioned in the year 21-22. This, compared to the growth of the tribal population in various states, is not adequate for the overall development projects. I would like to highlight 2 points from the demand for grants 22-23. I completely agree with the vision and intention of the ministry to promote the livelihood of scheduled tribe community, particularly women and other vulnerable groups. First, I would like to invite attention to the educational programs and incentives. In 2022 Union Budget, the National Scheme for Incentive to Girl Child for Secondary Education, NSIGSE, which was started in 2008-9, to promote the enrollment of scheduled caste and scheduled tribe girls in secondary schools and reduce the dropout among them, has been discontinued. Under the NSIGE, a fixed deposit of rupees 3,000 was made in the name of each beneficiary on her enrollment in class 9. The girl was entitled to withdraw the sum along with the interest after turning 18, provided she has cleared class 10 and was unmarried. If there was any reason behind the discontinuing of the scheme, can the department elucidate on this? Dropout rate among school children has increased during COVID. Many students from marginalized communities have been compelled to stay out of schools and support their parents in their forest-based and local livelihood. Was this situation assessed, and is there a correlation behind continuing the NSIGSE scheme and improving the intakes in the school? Secondly, for this year 22-23, the Union Government has introduced capital expenditure on setting up a venture capital fund for scheduled tribe at 50 crores. The scheme was to be a social sector initiative to promote ST entrepreneurship and to support and incubate the startup ideas by the ST youth. In addition to this, a new scheme for development of tribal entrepreneurships in Northeast called Logistics and Marketing of Tribal Products in Northeast has been approved, and an amount of rupees 75 crores has been earmarked for the scheme. These could have been valuable initiatives had there been some feasibility study and report to support this budget. The lockdowns were characterized by several factors that puts India's 6.33 crore micro and small medium enterprises in jeopardy
closure of the mandis and the wholesale markets, transport restriction, disruptions in supply chain, and lack of procurement. Due to the shutdown announcement of the lockdown measures, left them without their usual sources of income. The resulting financial insecurity had knock-on effects on the safety, health, and education of these communities. During the lockdown, instances of the forest land diversion defied this act, where the Environment Ministry has given clearance to 11 projects across the country and issued new guidelines for relaxing forest and environment clearance norms for mining by new leases, MOTA 2020. Some of these projects that required forest diversion were allowed without consulting those Grama Sabhas. Against this background, how do we explain the two new schemes to be benefit to the tribal community? Next, the Eklavya Model Residential Schools with a total financial outlay of 28,920 crore and the Pradhan Mantri Van Bandhu Kalyan Yojana with a total financial outlay of rupees 26,135 crore for the continuation till 31/3/26. It's unfortunate that Tamil Nadu has just got 7 Eklavya schools. I would request the Honorable Minister to allocate more schools to Tamil Nadu. A total of rupees 2,000 crores have been sanctioned for setting up the EMRS in the budget of 2023. Sir, the scope of existing scheme of SCA to TSA has been broadened, wherein comprehensive development of 36,428 villages will be undertaken in convergence with line ministries to develop these villages as Adarsh Gram under Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana. These villages have tribal population of more than 500 and 50% tribals. My question is, do we actually adopted all these Adi Adarsh villages under this Yojana? We need a clear answer from the Honorable Minister. The point about discontinuing the education program for girls from the tribal community. Learning deficit has already increased drastically and many have dropped out of the schools and taken up some job to sustain their livelihood. How discontinuance of the targeted intervention program resolve this issue? And the other point, to promote the entrepreneurship among tribal communities. Essentially, the poverty rate among the tribal groups and COVID pandemic has pushed them into the deep-neck financial stress. Some of the rural and urban women, small vendors have given up businesses and taken up street vending. No package was carved out as a part of the union government sector-wise COVID relief. How will these two schemes that hasn't provided any gradual relief aim to magically identify target communities and formulate a policy for institutions to make the scheme effective? A similar program, venture capital, found for SC is found to be underutilized as there is not many takers. In 2017-18, there is nil utilization in the scheme. How can the new scheme avoid the redundancy? Was there any baseline study done? Any consultation with the community undertaking? Any experts, including civil society, have offered recommendations? Can we get more information on how the department would implement the scheme targeting STs with effectiveness? Sir, some of the government which has taken monitor schemes which have been implemented need to be monitored properly and purposefully. One is the Eklavya Model Residential Schools, which need to be implemented throughout the tribal areas of the country. The pending dues to Tamil Nadu due to the post-matric scholarship and pre-matric scholarships for STs have to be paid immediately. Grants under provision to Article 275(1) of the Constitution requires to be done in 7 districts of Tamil Nadu, where tribal people live in sizable numbers. Marketing and logistic facilities have to be implemented all over the country to help the tribal people. Development for promoting tribal products from northeastern region requires more focuses as of the population northeastern states belonging to the tribal communities. Usually, the Adivasi women depend on minor forest products like timber, forest medicine, honey, gooseberry, tree gum, fruits, kendu leaves, and sal seeds. Once upon a time, all these resources of the hills, mountains, land, water, and forest belonged to the Adivasis, and they used to survive in coexistence with nature. Their self-sufficiency was dependent on these resources. Now all these are under the control of the government and the private owners. The Adivasis have lost their self-sufficiency and become dependent on capital and to the global market for their earnings.
How do they survive remains a valid question. They are advised to be Atmanirbhar, self-reliant. Moreover, when the Adivasi women were self-sufficient and self-reliant, they were forced to move out of the traditional life and move towards globalization, where they were made to be dependent on the industrialized and unorganized sector. Now at this stage, they are now again asked to be Atmanirbhar. Sir, the tribal people need to be protected in their own environment without being disturbed very much from their original nature. Sir, the Indira Gandhi National Tribal University in Amarkantak, Anupur district, Madhya Pradesh, India was established through an Act of Parliament. Indira Gandhi National Tribal University Act 2007 by Government of India. We need a tribal university in Tamil Nadu for enhancing the educational aspiration of the tribal population in the country. There are about 36 groups of tribal population in the state, sir. Sir, in Tamil Nadu, Adi Dravida Housing and Development Corporation Limited, TATCO, was incorporated in 1974, a brainchild of our visionary leader, the then Chief Minister Dr. Kalaignar, under the Companies Act 1956. This is the first of its kind initiative in India. No other leader has shown such a love and care for the marginalized people in the country. The very important tribal development measure taken by the government of Tamil Nadu is imparting skill development training to tribal people, sir. Tamil Nadu, under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister Thalapathy M.K. Stalin, has several path-breaking schemes and training programs exclusively for the development and improvement of the overall status of the tribal population. There are several important schemes implemented for Adi Dravidas through the TATCO. Some of them are the Land Purchase Scheme, the Land Development Scheme, Entrepreneur Development Scheme, Special Scheme for Assistance of Petrol, Gas and Retails, Self-Employment Program for Youth Financial Assistance for Medical and Paramedical Establishments, Economic Assistance to the Self-Help Groups, Revolving Fund for the Self-Help Groups, are some of the which I have named, which has been existing in the Tamil Nadu. So, Adi Dravidas, women, members of the Women Industrial Training Cooperative Societies, need to create opportunities to strengthen the skill needs specific to trades among the youth belong to the Adi Dravidas. Several skill development training programs are organized through empaneled institutes of Tamil Nadu Skill Development, the Youth for the Wage Employment. Sir, I wish the Union Government to provide adequate financial and constitutional support to the betterment of the tribal population in the country. Sir, a special mention about the Nari Kauravas and Gypsies. They are nowhere either into the tribal or into the notified thing. I ask the government to take a special notification on them. Our CM, our leaders, MKS, has visited the Gypsies' house and taken care of them. Sir, there is one thing, last. There is a saying in the government, one India, one language, one India, one election, one India, one culture, and one India, one food. I think all this is not needed. One India and one standard living. That living standard we should create for the tribal people also. I also thank our floor leader, Tiruchi Swanan, for giving me an opportunity. Thank you, sir. Next speaker, Sri Venkatamana Rao Mopi Devi. She is calling you. Thank you, sir. The YSR Congress Party appreciates the initiative that the present government has taken over the last several years for the welfare of tribal people. The Ministry of Tribal Affairs has started several new schemes and programs and expanded other, including the Vandana Vikas Karikramam and Ekalavya Model Residential Schools. However, there are few shortcomings which would be necessary to flag and few suggestions for the overall functioning of the ministry. Positives and suggestions. Budget reduction in revised estimation under utilization of funds. I would now like to point out two things and that the outstanding related to the budgetary allocation of the ministry in last few years. It has been seen that the ministry's budget is reduced at the revival estimation stages. Further, there is an underutilization of the funds that are allocated to the ministry. If we see for the year 2021, the budget allocations was 7,356 crores, which was reduced to 5,472 crores. Out of these, only 5,462 crores were spent
For the year 21-22, 7,484 crores were allocated, which were reduced to 6,126 crores at the reduced estimation stages. Until 31st January 2022, only 3,874 crores being spent, which come out of around the 63% of the revised estimations. With these figures, it seems to be difficult that we see to the 100% utilization of the allocation of funds. I would suggest that the Ministry of completely utilizes the funds that have been allocated to it. COVID-19 has badly affected the economy, increased malnutrition of in country, and affected the quality of education as well. This is especially affected the tribal population of the country. In such a situation, I feel the ministry should increase its efforts toward the welfare of tribal population in this country. The Ministry's allocation has seen significant rise this year with an allocation of 8,407 crores. I hope we have spent to 100% utilization of these funds in the coming year in front of various schemes in the ministry. The scholarship schemes for the ST students. The ministry has 4 scholarship schemes for tribal students in the country, including pre-matric, post-matric, national fellowship and scholarship for the higher education and national overseas scholarships. I appreciate that there has been as constant utilization of funds allocation in such scholarship schemes. However, there are important issues when the scholarship schemes that must be flagged. The number of beneficiaries under all these scholarship schemes have stagnated that the last few years. Such a number should have increased owing to COVID-19 lockdown, but this is in cases. Let's just take one of these scholarship schemes. If we scheme the number of beneficiaries under the post-matric scholarship schemes, there has been no substantial increases. As per the ministry's recent reply, the number of beneficiaries were 19.6 lakh, 67 lakhs in the year of 18-19, which increases slightly to 20.66 lakhs in 19-20, decreases of 20.58 lakhs in 2021, and finally 17.77 lakhs in 21-22. Even in other schemes, there has been no major increases in target number of beneficiaries. Has the ministry tried to study what possibly could have caused such stagnations? Further, what steps the ministry to take an increased allocations of the scholarship schemes and the number of beneficiaries? Another issue that the most important that has been reiterated time and again in this income ceiling under the scholarship schemes. Under the pre-matric and post-matric scholarship, the parents' income ceiling was last revised in 2013. The National Overseas Scholarship also has an income eligibility criteria in 6 lakhs annually. There is an urgent need to revise the ceiling limit for these scholarships. Going on step forward, I would further the suggestion that the ministry should explore ways to link such income eligibility criteria with increasing inflation and exploration mechanism for the frequent revisions of the income ceiling. I would request the Honourable Minister to kindly review the target under the scholarship schemes and also take all steps to constantly increase the coverage of the schemes, including increasing awareness and revisions of the income ceiling for parents. Ekalavya Model Residential School. The Ekalavya Model Residential School was announced back in 97-98 in imperative quality education on tribal children in their own environment in the remote areas across the country. During the 2018-19 budget, it was announced that every block
every block having 50% or more ST population and at least 20,000 ST population will have the Ekalavya model residential schools. The ministry has sanctioned 28 Ekalavya model residential schools of the state of Andhra Pradesh. As per the information given by the ministry, some of the schools are non-functional. I would request the minister to review the ongoing progress, expanded the completions of such a model schools and sanction more such schools in all blocks that they meet the criteria. Another thinking of the important to point to other that the Tribal Affairs Minister a proposal to allocation of the 6,500 crores for budget allocation 22-23 towards Ekalavya schools. However, only 2,000 crores have been allocated. How does the ministry plan to cover the reduced allocations in comparison to the demand? Would such as reduced allocation have any effect on completions of ongoing works and development of new schools? I would also request the minister to relax certain Ekalavya schools of the schools. Such model schools could be set up on other areas as well, which have substantially tribal population but don't fulfill the criteria. Vandan Vikas Karikramam. Vandan Vikas Karikram initiative targeted the livelihood generation for the tribals by harnessing the wealth of forest. Vandan under these programs, sir, 2 minutes, sir. Tried sets a tribal committee on minor forest production centers, multi-purpose areas in the districts of the significance of tribal population. In total, 52,976 Vandan self-help groups and 3,101 Vandan Vikas Kendra have been sanctioned across the country, creating the 9,27,927, sir. Thank you. Sir, please. Sir, 1 minute, sir. Conclusion. AP issues Central Tribal University of Andhra Pradesh. The Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 provided for the setup for a Central Tribal University of Andhra Pradesh. The Central University Amendment Bill of 2019 was passed by the Parliament for the establishment of the university. The statutory functioning through the transit campus from their year of the 2019-20. Thank you. Sir, last point, sir. Last point. However, the university still lack of permanent campus and necessary infrastructure. The AP CM Sri Y. Jagan Mohan Reddy Garu has allocated the requisition to land for the setting up the Central University, and he is ready to provide all support needs. I would take this opportunity to request the government to expedite the development works related to Central Tribal University of Andhra Pradesh. Thank you, sir. Next speaker, Sri Dr. V. Sivadasan. Respected Chair, Adivasi community in our country is facing a lot of problems, but the union government is not ready to address the issues properly. Basically, they are failed to address the issues. Government has declared some programs, but nothing is happening in the field. This is the reality. So please look at the condition of the Adivasi communities in India. In this August House, the Ministry of Tribal Affairs has given an answer to my question that clearly shows the pathetic condition of the Adivasi community in our nation. The intervention of the union government for tribal welfare is failure that again and again we are seeing here. Interestingly, I am sharing some of the figures of fund allocation and utilization. Sir, in 2021-22, fund allocation for model residential schools was 1,200 crore, but the utilization was zero, sir. In the tribal sector, lot of research is required. But the government is not allocating the fund for the research activities. Tribal have lot of indigenous knowledge and it should be preserved and protected. Out of the 60 crores allotted for Tribal Research Institute, the 60 crore allotted amount,
only 1.6 crores have been utilized in 21-22. Special central assistance to tribal sub-scheme, the utilization is only 164 crore rupees, which is 1/4 of the price of an aircraft. Sir, the literacy rate of Adivasis is only 58.95%, which is lower than that of the general population. Sir, in every indicator, Adivasis are on the back foot when compared to the general population. The life expectancy, another index, the life expectancy of Adivasis is 60, which is lower than the life expectancy of general population. Another one by one we are able to explain the things. Adivasis have higher infant mortality rate, IMR, as compared to the general category. IMR for Adivasis is 44.4, which is 40% more than the general category and 10% more than the national average, showed the reports. Scheduled tribes make up 8 to 9% of the population, but sir, they account for about 40% of all under 5 deaths and 23% of death in the 1 to 4 age group in rural areas. Comprising about 8% of India's population, they account for 25% of the population living in the poorest wealth decile. Digital divide is very high in Adivasi community. According to 75th NSSO data, National Sample Survey Organization data, 77.3% of the Adivasi population has no access to internet, and 90% of Adivasi students could not access online classes during lockdown. So the Adivasi areas, lack of good libraries and reading rooms we are seeing. There is lack of empowering public spaces. In many dry regions, drinking water itself is quite scarce. Most of the Adivasis are working in informal sector, and the ratio of formal sector employment is very low. Sir, there is an urgent need to address these issues. The allocation for the development of ST is very low, and even the allotted amount is not utilized. In last year, budget allocation was 7,484 crore rupees, but of this allocation only 6,126 crores was spent. In other words, the government did not spend 90% of the money it was allocated. So this is an unfortunate situation. Adivasi constitute 8.6% of total population. Thus, at least 8.6% of the total budget expenditure must be allocated for STs. The government has allotted just 2.26% of the total expenditure for Adivasis. So it has been pointed out by various ways. Adivasis have been robbed of, and a lot of issues are here. I am not going to explain this whole thing, but not only in terms of the funds allocated for Adivasis. The curtailment of social security expenditure in this budget is against the interest of Adivasis. The food subsidy has been reduced by 80,000 crores, and funds for employment guarantee schemes was reduced by 25%. This will affect Adivasis the most. Sir, the inflation and joblessness is rising, and the budget has no comprehensive measures to counter it, and the worst sufferers will be the Adivasis. So these all things we should discuss, and sir, the government should address. Komaram Bhim, the great leader of tribals and the great fighter of exploitation, he gave the slogan Jal Jungle Samin. So sir, I request the government should address this issue. Otherwise, the struggle of Adivasis, the tribal log, the struggle will again continue. So sir,
Thank you. requesting to the Thank you, government and Sir the Ji. House. Next speaker, Shri M. Thumbi Dorai Ji. Thank you, Vice Chairman, for giving the opportunity to participate on behalf of ADMK to say certain things about the grants granted by the Ministry of Tribal Affairs Ministry for the 2022-23. Sir, the Ministry administers various central sector and central sponsored schemes besides two special areas, special central assistance to tribal scheme and grants in aid under Article 275(1) of the Constitution to contribute the overall efforts to development of the tribal people of the country. So they have given so many lists that I have read in this. At the same time, as our honorable other members said, what are the allocations government is making? It is not properly utilizing and not spent. That is the observation given that. For example, the point 2.6, the paragraph budget thing, on being required about the reasons due to which the budget estimates were reduced in 2021 and 2021-22 at the revised stage, and these revised estimates could not be spent during the period the Ministry of submitted the reply. That's what I'm telling, because when the money allocated, why they have not spent, that Ministry has to explain to us. And also, I am very happy on another aspect. Now the present budget, when the Nirmala Sitharaman Madam has presented the budget, she has given the outlay of rupees 8,451 crores for the Ministry of Tribals for the affairs 2022 and 22. This is actually an increase of 12.2% increase is there. I appreciate the government that kind of measures they have taken to increase the budget this time. Sir, especially there are so many schemes announced. It's very good. Our Modi ji government, especially Honorable Prime Minister, is very keen to see develop the tribal people. If you take example, yesterday we discussed about northeastern development. Most of the tribal people are there. What are the measures taken by the Modi ji government and thrusting the areas to develop them, to develop that. We have discussed that. Therefore, the government is in good intention to see that to the tribal people must get the benefit. That is the thing, sir. Some other things, sir, where are the anyhow, in Tamil Nadu, we are two reserved constituency of MLA, tribals, that is all, two. But the population is more. That not meaning that Tamil Nadu is not having the tribal people. We are having a lot of people. But there is a government in our previous government, our government, ADMK government, Edappadi Palanichami, the former Chief Minister and former Deputy Chief Minister Paneer Selvam. They have written so many letters to the central government to include certain communities in the tribal category. For example, if you take Uti Badagas communities there, these people are so many tribal people only, but still they are OBC only. They are in that category. Still they are heavy. That has to be given. And also Valmiki communities, one community is there. If you take in Karnataka, they are all scheduled tribe. But if you get Tamil Nadu, they are OBC only. Therefore, we are represented that Valmiki community must be included in the tribal ST community like that, but it's still not a second. But that actually I wanted to speak that when the Tripura will come actually planned. But anyhow, general thing is coming. It is my duty to highlight the problems what we are facing in Tamil Nadu to request the minister to consider these things, sir. Second, as far as another important thing, tribal people, what we are thinking, who are living in forest and they are catching, they are fighting, so many things, and hunting and living that. If you take that aspect, even the fishermen community, they are also, they are in Tamil Nadu, the previous government at Edappadi Palanichami has written letter to include the fishermen community also in this tribal community, scheduled tribe community. So I am telling that just I started.
This is a very important, very important issue, which I'm requesting. This fishermen community last time came with the delegation to meet the minister. I also was there at the time. But this is a high time. Tamil Nadu fishermen community is suffering a lot. They are spending their life in the sea for months together and leaving the family. Therefore, they are not fully educated. They are suffering a lot. Therefore, they must be included in a scheduled tribe and see that so many welfares can be given to fishermen community. That is my demand, sir. Thank you very much. Thank you. श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं जनजाति कार्य मंत्रालय के अनुदान मांग 2022-23 की चर्चा पर मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे सदन के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी को बधाई देता हूं कि हमें बोलने के लिए मौका दिया। मानव आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन आज भी जो आदिवासी हैं, जनजाति के लोग हैं, आज उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। जबकि सरकारें तमाम बजट भेजती हैं और केंद्र सरकार ने उसके लिए बजट फिक्स किया है। क्योंकि जल और जंगल में आदिवासियों का, जनजातियों का आधिपत्य रहा है आदिकाल से, और जब से सृष्टि की रचना हुई, द्रविड़ लोग मूल निवासी भारत के जो है जनजाति और आदिवासी थे। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद, उसके पहले जितने अंग्रेज आए, लेकिन इनका डेवलपमेंट विकास नहीं हुआ। उनकी वन संपदा में जो उनका अधिकार था, सारा का सारा उनका छीना जा रहा। आज हम देख रहे हैं कि एसटी आबादी वाले 1,17,000 लगभग करीब गांव हैं, लेकिन आज वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ तमाम जगह बिजली नहीं है, टेलीफोन सुविधा नहीं है। तमाम जो मूलभूत सुविधाएं मानव के विकास के लिए होना चाहिए, आज वो नहीं है। आरक्षण भारतीय संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में 7.5% का उनका आरक्षण दिया। आज भी उनका आरक्षण पूरा नहीं है। उनके 1.1% भी IAS अधिकारी, कोई देश में कुलपति नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है। और जब कोई विदेश ट्रेनिंग होती है तो कोई एक भी कोई उनका अधिकारी विदेश ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाता है और कह दिया जाता है इनके सबका साथ सबका विकास है। मानव देश की आज़ादी में चाहे हमारे जितने भी आदिवासी हैं, उनका सबसे पहले उनका हाथ रह, चूंकि उस समय सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, चाहे हमारे बिरसा मुंडा हो और तमाम आदिवासियों ने अपनी जान की कुर्बानी बलिदान दे करके देश को आज़ाद कराया था। लेकिन आज वही लोग मूल सुविधाओं से वंचित हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, आज देश में रोजगार की कमी है। जो एसटी का व्यक्ति, जैसे मध्य प्रदेश में मांझी है, अगर वो दिल्ली आ जाता है, किसी स्टेट में आ जाता है, तो समान कैटेगरी में हो जाता है। हम लोग संकल्प भी लाए थे, बिल भी लाए थे, और हम लोगों ने मांग किया था कि इनका डेवलपमेंट करने के लिए जब आपका रोजगार नहीं कहीं चला जाता है तो उसको आरक्षण से वंचित कर दिया जाता है और वन संपदा में इनका अधिकार छीना गया। मानव दोहरी शिक्षा नीति के कारण आदिवासी लोग, वहाँ जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ दोहरी शिक्षा नीति है, वहाँ पर उस शिक्षा से वो IAS नहीं बन सकता है। अगर पेपर होता है, एक होता है, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा वो क्वालिफाई करेगा तो दोहरे पेपर की व्यवस्था होना चाहिए। तो फिर तो ये दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करके समान शिक्षा नीति लागू किया जाना चाहिए। मानव आज हम देख रहे हैं कि देश में तमाम घुमक्कड़ आदिवासी जातियां हैं, आज उनकी गणना नहीं है। हम चाहते हैं जाति जनगणना हो जाए, उनकी गिनती कर ली जाए, उनको मूलभूत सुविधाएं जो दी जानी चाहिए देना चाहिए और उनको उनके संख्या के आधार पर उनको भागीदारी दिया जाना चाहिए। मानव आज हम देख रहे हैं कि जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं वो एसटी बाहुल्य एरिया में नहीं है, वो सामान्य एरिया में है, तो उनको उससे नाम तो उनके हैं लेकिन उनको वंचित किया जा रहा है। आज देख रहे हैं कि हम लोग शिक्षा के अधिकार से जब हम छीनेंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है सवाल करेगा और अनपढ़ व्यक्ति क्या करेगा। आज उनको केवल 5 किलो चावल 1 किलो नमक में जीने के लिए छोड़ दिया गया है। आदिवासी लोगों को भरोसा उठ गया है
SC ST OBC के लोगों का कि ईवीएम मोबाइल की तरह सॉफ्टवेयर है। जब तक बैलेट पेपर चुनाव नहीं होगा तब जनता का जनादेश नहीं आएगा, इनका आरक्षण का कोटा नहीं होगा। पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां कहाँ जाए, आरक्षण खत्म हो जाएगा इनका। तो इसलिए पूरे देश के लोग, हम तो सभी राजनीतिक दलों से मांग करेंगे कि ईवीएम का बहिष्कार करें, बैलेट पेपर चुनाव कराएं। जब जिन लोगों ने ईवीएम मशीन बनाई वो लोग बैलेट पेपर चुनाव करा रहे हैं, तो आज उनके जनादेश का सम्मान होना चाहिए। और हमने देखा यूपी में अखिलेश यादव जी को 304 सीटों पर जब पोस्टल बैलेट में उनको बहुमत मिला, 51.5% वोट मिला, तो लेकिन जो है वहाँ पे सरकारी मशीनरी पे और ईवीएम मशीन से उनको हरवा दिया गया। मानवर मैं यही कहूँगा कि जो आदिवासी वनवासी हैं इनकी मूलभूत सुविधाओं को जो है तो उन पर बजट दिया जाना चाहिए। अरे लूटा है आप लोगों ने, बैलेट पेपर लूटा है, चीरहरण हुआ है, पंचायत चुनाव में महिलाओं को दोस्ती के साथ चीरहरण हुआ है। और किस तरह से दो दिन बाद जो है आप लोगों ने। प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। बैठिए बैठिए। वाइस चेयरमैन साहब, थैंक यू सर। कल से मैंने एक कोशिश करने की है, तो आज मैं शुरुआत तमिल के एक लाइन से करना चाहता हूँ। उच्चारण के लिए पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। पलंगुडिनर कुरित पेसो अनुमड़ी ठंड दड़के नानंदरी तुनाई थलाईवर अर्गले। मतलब ये है कि आज इस विषय पर मैं ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं इनकी अनुमति से। और मान्यवर BAC की मीटिंग में आप भी थे, चर्चा हुई थी कि थोड़ा लिबरल रहा जाएगा इन विषयों पर जब विमर्श होगा। आमतौर पे हम सदन में साल भर में ट्राइबल डेवलपमेंट पे चर्चा नहीं करते हैं, तो जाहिर तौर पर 1 मिनट 2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। वाइस चेयरमैन साहब, मैं अपनी सुझाव और अपनी आपत्तियां दर्ज कराने से पूर्व आज इस सदन में जयपाल सिंह मुंडा को याद करना चाहता हूं। सर, पीछे सेंट्रल हॉल है और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस हुई थी तो जयपाल सिंह मुंडा साहब ने जिन विषयों को उकेरित किया था उसको सामने रखा था। आज भी हम उनसे मीलों दूर हैं। आप माननीय ट्रैवल डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब, आप इत्तेफाक रखेंगे मुझसे, भले दल अलग अलग हों, क्योंकि दिल उस मामले में जुड़ा हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं सबसे पहले एकलव्य मॉडल स्कूल पे आता हूं। एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य बोलते ही अंगूठा ध्यान में आता है कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था। सर, अब के जो द्रोणाचार्य है ना, वो हाथ ही काट लेते हैं, मस्तिष्क को हाईजैक कर लेते हैं। अगर मैं तो कहूंगा कि अगर इस नाम पर दोबारा विचार हो तो कुछ और सोचा जाए, क्योंकि एकलव्य मॉडल स्कूल के माध्यम से हमने बिना व्यवस्था के, बिना गुणवत्ता के यह तय कर लिया है कि आज के एकलव्य को कम से कम वो दूर से देख करके तीर धनुष चलाना सीख गया था। आज के एकलव्य को आप ऐसी परिस्थिति में पहुंचा रहे हैं जहां बाजार में खड़ा होकर के उसके लेबर को, उसकी एक्सपर्टीज को, उसके स्किल का खरीदार कोई नहीं होगा। सर, तो हमारी कर्तव्य की तीसरी हो गई, बजटरी एलोकेशन हो गया। और मैं तो कहूं माननीय मिनिस्टर साहब, बिहार में 0 है, बिहार में सैंक्शन 1 0। मैं अलग अलग राज्यों का आपको आंकड़ा अगर दूं, जम्मू कश्मीर 6 सैंक्शन 0 ऑपरेशनल, इस तरह से कई राज्य हैं। मैं सिर्फ आपत्ति दर्ज इसलिए कर रहा हूं, जो मैंने कहा कि अगर आप हायर एजुकेशन में, मैं खुद एक विश्वविद्यालय से आता हूं सर, कितना मुश्किल होता है वंचित और बहुजन समाज के लोगों को ऊपर तक पहुंचना। हर मोड़ पे सर अवरोधक लगे हुए हैं और वो अवरोधक दिखते नहीं है सर। सड़क पे तो दिखता है ना कि आपने वो ब्रेकर लगा दिया, स्पीड ब्रेकर। सिमिलरली देयर आर ब्रेकर्स एवरीवेयर एंड दोज ब्रेकर्स हैव एंश्योर्ड दैट द रिप्रेजेंटेशन इज ईदर 0 और वेरी पाल्ट्री। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूं सर। सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल, अभी हाल में हमने इस पर चर्चा किया NFS। उसके अलावा, अच्छा खैर चलिए सर, बिंदुवार कुछ बातें करते हैं। कल नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात हो रही थी, तो मैंने जिक्र किया था जवाहरलाल नेहरू जी का जो पंचशील था, पंचशील का सिद्धांत ट्राइबल के लिए।
उसमें एक डिफरेंस उन्होंने बार बार की, तो बड़ी लंबी डिबेट है उनकी और संभवतः एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट साहब की डिबेट थी। उन्होंने कहा इंक्लूजन के लिए जाओ, इंट्रूजन के लिए ना जाओ। हमने अधिकांश आदिवासी इलाकों में, चाहे इनकी सरकार रही हो आपकी सरकार रहे, आपने इंट्रूजन को इंक्लूजन का रूप देने की कोशिश की है। और मैं बार बार कहूंगा अभी भी कि जब आप इन कुछ इलाकों में नक्सलवाद की समस्या देखते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। वो हमारे विकास, मैं अभी भी दोहराऊंगा कि यू हैव टू फाइट दोज एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी बाय इन्फ्यूजन ऑफ डेवलपमेंट विथ एन एजेंडा ऑफ इंक्लूजन, नॉट इंट्रूजन। ये मैं रखना चाहूंगा सामने। सर, डिस्प्लेसमेंट को लेकर के भी अक्सर हम रटी रटाई बातों में जाते हैं, और खास करके जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है उसकी ओर तो बिल्कुल नहीं जाता है। अब मैं एक आंकड़ा लेता हूं सर, 41% ट्राइबल पॉपुलेशन इलिटरेट, और 12 से 18 वर्ष की उम्र में 6.7% ही ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है। क्या ये सामूहिक चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? ना सिर्फ इस मंत्रालय के लिए, ना सिर्फ इस संसद के लिए, बल्कि हमारे सामाजिक सरोकार के लिए। हेल्थ की बात आते हैं तो ट्रिपल बर्डन है। पहला बर्डन है सर मैल न्यूट्रिशन, अभी मंत्री महोदया थी। दूसरा है रैपिड अर्बनाइजेशन विदाउट एनी लॉजिक। थर्ड, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट बिकॉज ऑफ द लाइफ साइकिल चेंज, rapid urbanization, the third burden is of non-communicable disease. अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में एक आदिवासी महिला के साथ जो हुआ हम सब जानते हैं, और ये मध्य प्रदेश में ही सिर्फ नहीं हुआ सर, बस 1-1.5 मिनट और लूंगा, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, आए दिन हम ऐसी खबरों को देखते हैं, तात्कालिक चिंता व्यक्त करते हैं और फिर अपनी जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। अब आइए माननीय आपके थ्रू माननीय मंत्री महोदय, प्री मैट्रिक स्कीम का आप खुद ब्यौरा ले लीजिए। आपको चिंता होगी, इतनी चिंता होगी कि आप सोचेंगे कि फिर से झारखंड की राजनीति में सक्रिय हुआ जाए। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात कि वो स्टैग्नेंट है, एलोकेशन भी, रिवाइज एस्टीमेट जो देख लीजिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की वही हालत है। सर, एक चीज जो मैंने अभी हाल में शिक्षा मंत्री जी को भी लिखा और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, एक स्कॉलरशिप है सर, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। सर, उसमें एक ऐसी तब्दीली की गई है कि आप हैरान रह जाएंगे। कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स, और खास करके ये वंचित समुदाय के लोगों के लिए स्कॉलरशिप था, कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स इंडियन हेरिटेज, हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटल कंसर्न्स पर विदेश में रिसर्च नहीं कर पाएगा। आज बाबा अंबेडकर होते तो क्या कहते, कोलंबिया की उनकी स्टडी का क्या होता? एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल who have used the mechanism of higher education in West, treasure है, manuscript है। आप किस बात की, ऐसे कैसे विश्व गुरु बनिएगा? ठीक है, बस विश्व गुरु वाली बात के आगे एक सर, अब मैं एक आखिरी चीज कह के खत्म करूंगा। रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन सिंस 2018, और यह भी चिंता का विषय होना चाहिए, आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है, सदन में आई ही नहीं है, आज तक नहीं आई 2018 से सर। ये पारदर्शिता है, ये सबका विकास, सबका विश्वास है। एम्प्टी रेटरिक्स डोंट हेल्प। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज मान्यवर कांशीराम से संबंधित ये दिन भी है। तो मैंने जयपाल सिंह मुंडा से शुरुआत की, मान्यवर कांशीराम जी से कहता हूं, माला पहनाने और सर झुकाने से आगे बढ़ करके उनके विचारों को आत्मसात कीजिए। जोहार जोहार, जय हिंद। थैंक यू। श्री बीना विश्वम जी, श्री रामनाथ ठाकुर जी, उपसभापति महोदय, मैं जो विधेयक आए हैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ। 2-3 सुझाव देकर अपनी बात मैं खत्म करूंगा। 75 वर्ष हो गए, 75 हमारे पूर्वजों ने जो उम्मीदें
और जो विचार रखे थे इन समाजों के लिए, उस समाज का उत्थान, उसकी उन्नति, उसकी प्रगति कितनी हुई, इस पर हमको सोचना चाहिए। नंबर 2, 136 करोड़ की जनता में 11% इन जातियों का समावेश है। 11% के लिए हमने क्या किया? कितने डॉक्टर बनाए, कितने इंजीनियर बनाए, कितने प्रोफेसर बनाए, कितने शिक्षक बनाए, कितने आईएएस आईपीएस बनाए, इस पर हमको सोचना चाहिए। और कितने हुए, इस पर विचार करना चाहिए। इन जातियों के लिए जो उसका जल, जमीन और जंगल है, उनके साथ, उनके बीच में, उनके गांव में, उनके टोलों में नक्सली क्यों पनप रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? उनको क्यों बाधित कर रहे हैं? उनको आगे बढ़ने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर हमको सोचना और विचार करना चाहिए और इसका उपाय भी खोजना चाहिए। नंबर 3, कि अभी आदिवासी के नाम पर, जनजाति के नाम पर जो योजनाएं, जैसे पेट्रोल पंप, जो आदिवासी के नाम पर हैं, उसका मालिकाना हक किसका है? उसका नाम है, उसका हक किसका है? इस पर हमको सोचना और विचार करना चाहिए। और उनको, इस सर्वे सरकार को चाहिए कि जो दूसरा मालिक है, नाम है आदिवासी का, जनजाति का, लेकिन मालिकाना हक है दूसरे का, इस पर आधिकारिक तौर पर आदिवासी को, जनजाति को अधिकार दिलाना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। नंबर 4 कि शिक्षा में उनको क्या अधिकार दिए गए हैं? कितने परसेंट 75 वर्षों में उनको शिक्षा के मामले में कितने आगे बढ़े हैं? इस पर हमको विचार करना चाहिए। 12 राज्यों में इन जातियों की संख्या बाहुल्य है। क्या हम सरकार 12 राज्यों में जाकर जितनी संख्या है उसके आधार पर उसके आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास करेगी? नंबर 5, आइए हम सब मिलकर, जो 75 वर्षों में हमने नहीं किया उन लोगों के लिए कोई काम, जो योजनाएं दी, जो पैसे दिए, उसका सही उपयोग नहीं कर पाए, तो इस वित्तीय वर्ष में हम उनके उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर पाएंगे। और मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि चमन के सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन के सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी, वो इल्जाम मुझ पर लगाते हैं चमन के बेवफाई का। और जिसने चमन के कलियों को अपने हाथों से रौंद डाला, वो दावा करते हैं इस चमन के रहनुमाई का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुमेश सिंह सोलंकी जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय नर्मदेहर, मुझे जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा में सहभागिता का अवसर प्रदान किया है। मैं मध्य प्रदेश के उस जनजातीय बहुल्य क्षेत्र से आता हूं
और आज किसी विषय पर पहली बार बोलने का अवसर मुझे मिला है, क्योंकि 1.5 साल से इंतजार करते करते ये दिन आ गए और विपक्ष ने कभी भी सदन को ठीक से नहीं चलने दिया। आज मौका दिया है, मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूं। और ये मेरा मेडन स्पीच भी होगा माननीय उपसभापति महोदय। माननीय उपसभापति महोदय, जनजातीय समाज अब निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और देश में सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार भी जनजातीय समाज को लगातार मिल रहा है। आजादी के बाद पहली बार शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे रही है और इसके लिए मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। माननीय उपसभापति महोदय, प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान देने के साथ साथ गरीबों, दलितों, आदिवासियों की चिंता करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी लगातार जनजातियों के विकास को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी में इसी वर्ष 15 नवंबर 2021 को, पिछले वर्ष में, कांग्रेस ने 60 साल में किसी भी जनजातीय महापुरुषों को इस प्रकार का सम्मान नहीं दिया जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित करने का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी जी को और पूरे सरकार के सम्मानित सदस्यों को देश के 12 करोड़ जनजातीय भाइयों और बहनों की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आजादी से अब तक जनजातीय महापुरुषों को कभी भी इतिहास के पन्नों पर ठीक से जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस देश के सर्व सुसज्जित हाईटेक रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम से रखा गया भोपाल में, और अन्य स्थानों के नाम भी लगातार जनजातीय महापुरुषों के नाम से रखे जा रहे हैं। ये जनजातीय समाज के लिए गौरव और सम्मान का विषय है और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय उपसभापति महोदय, आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैं उस पार्टी का राज्यसभा सांसद हूं। बकरी चराते चराते स्कूल में शिक्षक के बाद यहां आकर मेरे 12 करोड़ जनजातीय भाइयों और बहनों के लिए बोलने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदान किया है। मैं पार्टी का भी आभार व्यक्त करूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के और साथ में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी का आभार व्यक्त करूंगा। माननीय उपसभापति महोदय, वर्ष 2022-23 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए 8,451 करोड़ रुपए बजट परिव्यय में 12.32% की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। हमारे विपक्षी साथी बोल रहे थे कि ये बहुत कम वृद्धि है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस वृद्धि के पहले 60 सालों तक अगर आपने काम किया होता तो हमारे लिए कोई काम बचता ही नहीं, ये वृद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप लोगों ने 60 सालों तक हमको तरसा के रखा, वोट बैंक समझ कर रखा जनजातीय समाज को, और उसी विषय को मैं यहां पर रखना चाहूंगा। कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग चक्र में जनजातीय विकास के लिए 58,399 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एसटीसी घटक में 87,500 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने भारत के आर्थिक विकास को गति देने के लिए खाका पेश करने का प्रयास किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं और बधाई भी देता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। अमृत काल अब जनजातीय समाज के लिए स्वर्ण काल साबित होगा। सामुदायिक चेतना के साथ सामूहिक विकास और सामूहिक सम्मान का आगाज देश में हो चुका है और अब जनजातीय समाज पूरे स्वाभिमान के साथ और आत्मसम्मान के साथ जीने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। मैं ये भी माननीय उपसभापति महोदय कहना चाहता हूं
कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में कभी भी जनजातीय समाज के महापुरुषों का स्मारक बनाने के लिए एक ईंट भी खरीद के नहीं रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश के अंदर महापुरुषों के स्मारकों को बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया है। ये हम समाज के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे स्टेशन का नाम रखा, अन्य एयरपोर्ट का नाम भी रखा गया है जनजातीय महापुरुषों के नाम पे। जनजातीय महापुरुषों के इतिहास को लिखने की दिशा में भी काम किया जा रहा है और उसके लिए भी संरक्षण का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है। और अब जनजातीय समाज के भाइयों और बहनों को इतिहास में उचित स्थान मिलने की पूरी संभावना है और इससे जनजातीय समाज आशान्वित है। और आपने ये देख लिया पिछले चुनावों के परिणामों में कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतकर आई है। जनजातीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। माननीय उपसभापति महोदय, जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज के संरक्षण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है। हमारे बहुत पहले की बात है, हमारे क्षेत्र के अंदर जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपरा को मिटाने का काम किया जाता था, लेकिन 60 साल की कांग्रेस सरकार ने कभी भी हमारी संस्कृति और परंपरा को बचाने का काम नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार जनजातियों की संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने का काम भी कर रही है। हमारे जनजातीय समाज के लिए अलग जनजातीय आयोग का गठन किया गया, जनजातीय कार्य मंत्रालय को अलग से बनाया गया और आज जनजातीय कार्य मंत्रालय पूरे देश के 12 करोड़ जनजातीय, दलित, शोषित और पीड़ित जनजातीय भाइयों और बहनों के लिए काम करने का काम कर रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, हमारा जंगलों से गहरा रिश्ता है। जल, जंगल और जमीन की बात विपक्ष हमेशा करते रहा है। वामपंथी पार्टियों के साथियों ने भी हमेशा ये बात कही है, पर जल, जंगल, जमीन से उनका रिश्ता कितना है, ये 60 सालों में जल, जंगल, जमीन में जाकर कभी झांके होते तो पता चलता ना। आज जल, जंगल, जमीन के साथ में जंगल में रहने वाला एक किसान का बेटा यहां सदन में आकर ये विषय रख रहा है और वास्तविक विषय पर मैं बात करने के प्रयास करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी सहित वामपंथी पार्टियों के साथियों से कहना चाहता हूं कि जल, जंगल और जमीन के मुद्दों पर आपने हमेशा राजनीति की है। आपने हमेशा उनको राजनीतिक मुद्दे बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया है। राजनीतिक उपयोग के साथ में जनजातीय भाइयों और बहनों को जल और जंगल और जमीन के लिए आपस में लड़वाने का काम भी किया है। जनता के बीच में, जनजातीय भाइयों और बहनों के बीच में अविश्वास पैदा करने का काम भी किया है, संघर्ष भी खड़ा करने का प्रयास किया है। मैं सभी हमारे विपक्षी साथियों से कहना चाहता हूं कि अब जनजातीय समाज जाग चुका है और जनजातीय समाज अब इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होने देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनकी संरक्षक बनकर खड़ी है। मैं माननीय उपसभापति महोदय ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने असली मायने में जल, जंगल, जमीन के कामों को धरातल पर उतारने का काम किया है। जब इस देश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब हमारे एक विपक्षी साथी भी पट्टों की बात कर रहे थे, वनाधिकार की बात कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं पूरे दावे के साथ, जब मैं छोटा सा था, बकरी चराता था, तो मेरे पिताजी को वनाधिकार का पट्टा दिया गया था। तब भारतीय जनता पार्टी के अटल जी की सरकार थी और आज हजारों लोगों को वनाधिकार के पट्टे दिए गए हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और केंद्र की सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ में जंगल की बात करें तो वन धन केंद्रों को स्थापित करने की दिशा में भी सतत प्रयास किया जा रहा है और वन धन केंद्र जब स्थापित हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि अब जनजातीय समाज पूरी तरीके से वन में जो धन है और वन धन केंद्रों के माध्यम से वन में जो उत्पादन हो रहा है उसका उचित मूल्य भी उनको मिलना शुरू हो जाएगा और जंगल का अब जनजातीय समाज आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना भी शुरू की गई है। जिस जिले में मैं रहता हूं उसमें तो है ही है, लेकिन उससे भी हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है। लेकिन पूरे देश के जनजातीय क्षेत्रों में वन बंधु कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। हमारे जिले को आकांक्षी जिला भी घोषित किया गया है और देश में ऐसे सैकड़ों जिले हैं जिनको आकांक्षी जिले घोषित करके उनके विकास की दिशा में काम किया जा रहा है। वनाधिकार पट्टों की बात करता हूं। कभी 60 साल पहले जब विपक्ष की सरकार थी तो हमारे जनजातीय भाइयों और बहनों को
जंगल के अंदर से खदेड़ दिया जाता था। 20-20 साल, 15-15, 16-16 साल तक वो खेती करते थे, लेकिन उनको वनाधिकार का पट्टा तो दूर की बात, उनको ठीक से वहां खड़े भी नहीं रहने दिया जाता था। ये हाल थे, लेकिन आज ये हाल ठीक हो गए हैं। और मैं कहता हूं कि पूरा जनजाति समाज पूरे आत्मसम्मान के साथ अब पट्टे प्राप्त करके उसमें प्रधानमंत्री आवास भी बना रहा है, कुएं खोद के पानी देने का काम भी किया जा रहा है, उनको बिजली भी उपलब्ध कराई जा रही है और वन धन केंद्रों के माध्यम से वनोपज भी उनको महंगे दामों पर बेचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये जनजातीय कार्य मंत्रालय का अद्भुत काम है जो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में कर रही है। प्रसिद्ध लेखक और चिंतक रामदयाल मुंडा ने कहा था कि कांग्रेस की सरकारें ट्राइबल सब प्लान के नाम पर बड़ी बड़ी राशियां आवंटित तो करती थी, लेकिन जनजाति गरीब समाज जहां था वहीं का वहीं रह गया। यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे सिर्फ और सिर्फ हमको एक चॉकलेट बांध के दे दी थी और लटका दी गई थी, लेकिन बच्चे के हाथ में चॉकलेट नहीं देती। वही हाल हमारा जनजातीय समाज के साथ 60 सालों तक विपक्षी पार्टियों ने किया है। यू आर पाइपिंग मनी लीकेज सिस्टम को माननीय प्रधानमंत्री ने इस लीकेज को समाप्त कर दिया है। अब जनजाति भाई और बहनों को, गरीबों और दलितों को उनका संपूर्ण अधिकार और पूर्ण राशि हमारी सरकार दे रही है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये नहीं, हमारे एक विपक्षी साथी बोल रहे थे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे गिनवा रहे थे कि सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं बनी, इतने गांवों में प्रधानमंत्री आवास नहीं बने, इतने गांवों के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं आप उनसे पूछना चाहता हूं कि 60 सालों तक अगर आप ये काम करते तो ये आज आपको गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और हम इतने काम आपको गिना देंगे कि आप उसको गिनते गिनते थक जाओगे। 60 साल की आप 60 साल काम नहीं किया और 7 साल के कार्यकाल की तुलना आप करने बैठ गए हो। मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि जनजाति समाज को वोट बैंक समझने की आपने भूल करी है, उसके परिणाम आप भुगत भी रहे हो। पद्म भूषण जैसे श्रेष्ठ सम्मान भी जनजाति समाज के भाइयों और बहनों को देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया है। मैं उसके लिए भी सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, झोपड़ी पर जाकर फोटो खिंचाने के फोटो में बचपन में देखा करता था। बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो झोपड़ी में जाते थे, खाना खाते थे और फोटो खिंचाया करते थे, पर उस झोपड़ी को कभी भी महल बनाने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री ने आज करोड़ों जनजाति भाइयों और बहनों को प्रधानमंत्री आवास बनाकर दिया है। और मैं बताता हूं कि बचपन में मेरी घटना बता रहा हूं, एक बार जब बारिश हो रही थी तो हमारा घर टपक रहा था, छत चू रही थी, आंसू आ रहे थे। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा रात भर खटिया सरका लो इधर उधर, बारिश कम हो जाएगी और थोड़ा सा बच जाएंगे तो सुबह में कवेलू ठीक कर दूंगा। अब वो खटिया सरकाते रहे, पर बारिश तो पूरे घर में चू रही थी, पूरा घर गीला हो गया। हम परेशान होते रहे, पिताजी चिमनी जलाकर देखते रहे, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हुआ। ये बात जब देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची तो आज देश में करोड़ों जनजाति भाइयों और बहनों को प्रधानमंत्री आवास बनाकर दिया है और हमको खटिया सरकाने की जरूरत नहीं पड़ती रात को। अब हमारे जो भाई और बहन है वो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे पिताजी ने, हमारे भाई ने तो इतना बड़ा मकान नहीं बना के दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने वो मकान बना के दिया जो हमारी आने वाली 2-3 पीढ़ियों तक इसमें बिना खटिया सरकाए या बिना पानी टपके या बिना भीगे या बिना गीले हो या बिना परेशानी की रह सकती है। उसमें फिर उज्ज्वला योजना का चूल्हा भी दिया, शौचालय बनाकर भी दिया, बिजली कनेक्शन भी बनाकर दिए, खेतों में पानी की व्यवस्था भी करके दी और साथ में अन्य व्यवस्थाएं भी लगातार करने का काम किया जा रहा है और किसान सम्मान निधि भी देने का काम किया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि झोपड़ी के सामने फोटो खिंचाते थे, अब हमने झोपड़ियां ही हटाने की दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। आपको झोपड़ी के सामने फोटो खिंचाने की जगह नहीं मिल पाएगी। प्रधानमंत्री आवास के बाद जल जीवन मिशन, एकलव्य स्कूलों की सौगात। मैं जब पढ़ता था तो कवेलू वाली स्कूल में पढ़ता था, लेकिन आज मेरे जिले के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सैकड़ों एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में हमारे यहाँ की माननीय सांसद जी बोल रहे थे, एकलव्य जी के अंगूठे की बात कही थी, उसके बाद हाथ काटने की बात कही थी। एकलव्य हमारे लिए पूजनीय है, हाथ काटने जैसा उपहास करके आपने एकलव्य के बारे में ठीक नहीं बोला है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ सदन से वो माफी मांगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान योजना, 5 लाख रुपए की बात कही गई है। मैं बताता हूं कि हमारे देश के उन गरीबों को 100 रुपए इलाज करने के लिए नहीं मिलते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
एक शानदार आयुष्मान कार्ड योजना बनाई, आयुष्मान भारत योजना बनाई। और हमारे जब जनजातीय भाई और बंधु इलाज कराने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सचमुच में हमारे लिए भगवान है रे, क्योंकि 5 लाख रुपए ये आयुष्मान कार्ड सिर्फ कार्ड नहीं है, पर उन गरीबों के लिए 5 लाख रुपए का नोट या चेक के समान है। इसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले बड़े, ठीक है, समाप्त कीजिए। माननीय उपसभापति महोदय, मैं पहली बार ही बोल रहा हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। पहले बड़े लोगों के स्पीच का टाइम मिल चुका। विदेशों में जनजाति छात्र, विदेशों में छात्रवृत्ति की बात करता हूं मैं। हम लोग जिले के अंदर चल के आते थे, पैदल, सड़क नहीं थी, कीचड़ में चलते थे, पानी की पिचकारियां, कीचड़ की पिचकारियां उड़ती थी, हमारे कपड़े खराब हो जाते थे, कई बार हमारी किताबें भी गीली हो जाती थी। माननीय उपसभापति महोदय, देश में आज प्रधानमंत्री सड़कों का जाल बिछ गया है और जनजातीय समाज का हर बंधु कहता है देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और देश के प्रधानमंत्री जी को आज भी हम याद करते हैं और घर घर में फोटो लगाई है। मैं ये भी कहता हूं, पहले हम लोग स्कूलों में पढ़ने जाते थे तो हम कभी भी जिला मुख्यालय की स्कूलों की कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजातीय बच्चों को एक छात्रवृत्ति योजना लाकर विदेशों में पढ़ने की व्यवस्था भी कर दी है और लाखों करोड़ों रुपए अब विदेशों में पढ़ने वाले जनजातीय छात्रों को देने का कार्य किया जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जनजातीय बच्चों का विदेश में पढ़ने का सपना पूरा किया है। इसके सहित प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन भी शुरू किया गया है, उसके अंतर्गत जनजातीय भाई और बहनों का विकास किया जा रहा है। उसके सहित करीब 265 से अधिक योजनाएं चलाई जा रही है। मैं माननीय उपसभापति महोदय ये कहना चाहता हूं कि अब जनजातीय समाज का विकास होगा और होकर रहेगा। मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, सारे विकास निरंतर चल रहे हैं, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह भी करना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र रेल के और मेडिकल कॉलेज की सौगातों से काफी दूर है। मैं ये आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ये सुविधाएं भी मिल जाएगी तो जनजातीय समाज को एक बड़ा लाभ हो जाएगा। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, यही है विकास की इबारत। मेरे विपक्षी साथियों से कहना चाहता हूं, यही है विकास की इबारत। विपक्षी साथियों, आप जैसे कच्चे वादे हम नहीं करते, आप जैसे कच्चे वादे हम नहीं करते। रेत पर नाम हम लिखते नहीं, रेत पर नाम हम लिखते नहीं, क्योंकि रेत पर नाम टिकते नहीं। पत्थर दिल है यारो हम तो, क्योंकि पत्थर पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं, क्योंकि पत्थर पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं। इसलिए तो मोदी सरकार कहती है, इसलिए तो मोदी सरकार कहती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास होगा और आपका भी साथ होगा तो भारत देश में चारों तरफ खुशहाली होगी, मुस्कानों से भरा पल होगा, दीप जलेंगे आशाओं के, आज से भी सुंदर कल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद। It was your maiden speech, but you spoke like a veteran. श्रीमती फूलो देवी नेतम। धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज आदिवासी कार्य मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा करने के लिए मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैं कुछ सुन रही थी कि सामने से कुछ बातें आ रही थी। मुझे लगता है कि ये सरकार आदिवासियों के प्रति, आदिवासी समुदाय के प्रति संवेदनशील नहीं है। जिस तरह से उपसभापति महोदय, मैं राजनीति भाषण नहीं दूंगी, हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं उसी को बताना चाहूँगी कि यह सरकार का 9वां बजट है। पिछले 8 सालों में कई बजट पेश हुए जिसका नाम दिया गया सबका बजट 2015 और 16, विकास का बजट, बेहतर भारत का बजट, नए भारत का बजट, जन जन का बजट और पिछले साल की बजट आत्मनिर्भर बजट। मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूँ कि ये सुंदर शब्दों वाले ये बजट क्या देश के सबसे पिछले आदिवासी समुदाय को
अपेक्षाओं पर खरे उतरे। वो सुनना भी नहीं चाहता है, हो गया। अनुसूचित जनजाति के 3.65 लोग भूमिहीन व मजदूरी पर निर्भर हैं। क्या इसका भला हो पाया? अनुसूचित जनजाति के 74.1 लोग बेहतर गरीब हैं। क्या गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाए? जनगणना 2011 के अनुसार हम 86%, 5.3% आदिवासियों की आमदनी 5,000 से कम थी। अगर आज की गणना की जाए तो इसमें अधिकांश तो 5,000 की नौकरी भी नहीं कर रहे हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है। सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में अनुसूचित जनजातियां के कुल 8,099,165 यानी 12 करोड़ का बजट किया गया था और इसमें जनजाति कार्य मंत्रालय को मात्र 8,451.92 करोड़ रुपए यानी 9.46% आवंटित हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि आदिवासियों को बजट मिला, उसका 10% भी सीधे तौर पर उनके लिए बनी योजना में नहीं मिला, तो बाकी 90% बजट ऐसी योजनाओं में दिया जा रहा है जो सब लोगों के लिए नहीं बनी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। जब भारत में सभी जातियों के लोगों किसानी करते हैं, इस स्कीम में अनुसूचित जनजाति डेवलपमेंट प्लान का 5,876 करोड़ रुपया दिया गया है। पानी की पाइपलाइन बिछती है तो सबके लिए, सड़क बनती है तो सबके लिए, राशन बढ़ता है गरीबों को लेकिन इन सब योजनाओं में अनुसूचित जनजाति डेवलपमेंट प्लान का भी पैसा डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आदिवासी मंत्रालय अलग बना गया। कांग्रेस की सरकार में अलग से बजट हुआ करता था जो आदिवासियों की हक को आप लोग छीन रहे हैं। जब ऐसा हम आदिवासियों के नाम का, तो उसे सब में क्यों बांटा जा रहा है? आदिवासी समुदायों के विकास के लिए लक्षित योजनाओं में ही यह धनराशि खर्च होनी चाहिए। सभापति महोदय, सरकार अपनी वाहवाही कर रही है। हमने आदिवासियों को 970 करोड़ रुपए बढ़ाकर बजट दिया, लेकिन आंकड़ों को देखें तो पता लगेगा कि पिछले बजट को संशोधित करके 13,4357 करोड़ की बजट कर दी गई थी। यही हाल इस बजट का भी हो जाएगा। संशोधित बजट में 6181.30 करोड़ और उसमें कुल कटौती किया गया है कि 13,043.57 करोड़। बजट में कटौती ऐसे समय की गई जब पूरा देश कोरोना से पीड़ित था। कोरोना का सबसे बड़ा प्रभाव तो गरीब आदिवासी पर भी था और आपने जो दिया उसे दूसरे हाथ से वापस ले लिया। बड़ा दुर्भाग्य की बात है सभापति महोदय, आदिवासियों का हक मारा जाता है और सरकार अपनी वाहवाही लूटने में लगी रहती है। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी कार्य मंत्रालय बजट बढ़ाने के बाद तो कहता है, लेकिन कोई नई योजना लेकर नहीं आया। कई योजनाओं में कटौती कर दी गई
ट्राइफेड और एकलव्य की बात हो रही थी। हमारे साथी कह रहे थे कि आदर्श विद्यालय के लिए कुछ नहीं दिया गया। राज्य सरकार को सहायता अनुदान में 59 करोड़ की कटौती की गई। इस योजना की कटौती का सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे आदिवासी को होगा, खास तौर पर आदिवासी राज्यों में, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे कई आदिवासी राज्यों में ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आदिवासी समुदायों व अन्य समुदाय के मानव विकास सूचकांक के बीच में बड़ा अंतर है। माननीय सभापति महोदय, मुख्यतः आदिवासी समुदाय के लिए आबादी के हिसाब से बजट आवंटित नहीं किया जाता है और आदिवासी समुदाय के विकास के लिए लक्षित योजना का बजट जारी नहीं किया जाता। सभापति महोदय, पिछले वर्ष 2020-21-22 में जनजाति कार्य मंत्रालय को 18 महत्वपूर्ण योजनाओं में कुल 74,84.07 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, लेकिन अब तक मात्र 46,49.09 करोड़ रुपए ही जारी किया गया। मतलब सीधा 37% दिए ही नहीं गए। इस तरह से कटौती की गई है। ये आंकड़े मंत्रालय की वेबसाइट से ही लिए हैं, मैंने अपने मन से कुछ नहीं जोड़ा है। सभापति महोदय, अगर मैं बोलूं तो बहुत कुछ बोल सकती हूं, लेकिन सरकार को मैं कहना चाहूंगी कि पिछले साल दिसंबर में जब बजट की तैयारी चल रही थी, तब मैंने माननीय वित्त मंत्री महोदया को एक पत्र लिखा था कि उसमें कुछ सुझाव भी थे। आज सदन में मैं पुनः मांग करना चाहती हूँ। देश की आबादी में 8.6% हिस्सेदारी रखने वाले आदिवासी समुदाय के आवंटित किया जाने वाला बजट जनसंख्या में हिस्सेदारी के अनुपात में आवंटित किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित बजट लक्षित योजना पर ही खर्च किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए बनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवंटित बजट की पूरी 100% राशि खर्च होना चाहिए। आज देश का किसान महंगाई से मर रहा है। उसकी आमदनी तो दुगुनी नहीं हुई, बल्कि कृषि लागत 4 गुना बढ़ गया। माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है या मेरा मांग है कि हमारे छत्तीसगढ़ में गोधन योजना, गोठान योजना चलाई जा रही है, जिससे किसान स्वावलंबी हो रहे हैं। केंद्र सरकार इस योजना को पूरे भारत में लागू करे ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। माननीय सभापति महोदय, सामने वाले हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे और मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रही हूं, हमारे छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री भी रहे हैं और नक्सलाइट प्रभाव वाली क्षेत्र की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे इलाके में वहाँ के आदिवासी, हम सबको संवेदनशील होना चाहिए कि जिस तरह से आपने बजट बनाए और बजट को कटौती किए, जो आदिवासी पहाड़ी इलाका, जंगल इलाका में कोने कोने में रहते हैं, आज भी झरिए के पानी पीते हैं। बिजली की बात बहुत जोरों से कह रहे थे कि केवल एक ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पूरा कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा। क्या 7 साल के सरकार में, क्या 7 साल के सरकार में क्या किया आपने? कांग्रेस ने क्या नहीं किया? जिस स्कूल में आप पढ़ के आए हैं, आज जो यहाँ बैठे वो कांग्रेस की देन है।
एयरपोर्ट बनाई कांग्रेस की देन है, IIT, कॉलेज, स्कूल, ये सब कांग्रेस की देन है। इस बात को आपको भी सुनना पड़ेगा। अब नया क्या किया? बोले दीजिए, बोले। नया आपने क्या किया? नया आपने क्या किया? एक स्कूल का नाम बताइए। मैं इस बात की गहरा मैं चिंतन करती हूँ, क्योंकि आपकी सरकार थी तब छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा घटना हुआ, जिसके चलते हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर शहीद हुए। वो आज तक जांच नहीं हो रही है। आज तक केंद्र सरकार ने NI रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं दे रही है, क्योंकि उस झीरम घाटी की बात है जहाँ पे मैं भी थी, मुझे भी गोली लगी, हैंड ग्रेनेड के छर्रे आज भी पड़े हैं। उस जगह से बिलोंग करती हूँ, मैं भी आदिवासी महिला हूँ, और वहाँ के आदिवासी किस तरह से खाते हैं, किस तरह से पीते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो हमसे और ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगी कि यहाँ की जो बजट आदिवासियों का हक का है, कटौती की जाती है, वो बजट कटौती ना हो, उनको बराबर हक मिले और 100% वहाँ पे खर्च हो, आदिवासियों के लिए खर्च हो, पक्का घर बने, बराबर पीने का पानी पहुँचे, बराबर बिजली पहुँचे। जिस तरह से आपने कहा कि बिजली हमने लगाए, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली लगी है गांव-गांव में, गांव-गांव में पंचायती राज के माध्यम से वहाँ पे विकास हुआ है, और वहाँ के आदिवासी किस तरह से बम के ऊपर महुआ बीनते हैं, तेंदू बीनते हैं, चिरौंजी बीनते हैं, वो वहाँ के लोग जानेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगी कि पूरा आदिवासियों का जो हक है वो मिलना चाहिए। धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने बोलने का अवसर दिया। श्रीमती समाप्तिया उइके जी, संपतिया, सॉरी, श्रीमती संपतिया उइके जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय जी। मैं सबसे पहले तो इस बिल का मैं समर्थन करती हूं, और माननीय, ये बिल नहीं है, सॉरी, इस अनुदान मांग की मैं समर्थन करती हूं, मंत्र का चर्चा है, मंत्र का चर्चा, हाँ, सहमति प्रदान करती हूं, और साथ में हमारे माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं। जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने झारखंड के भोक्ता समुदाय के ऐसे जो बहुत लंबे समय से, जब उस समय में कांग्रेस की सरकार थी, तब से लगातार वो मांग कर रहे थे कि हमको अनुसूचित जनजाति में लिया जाए, और मैं इस नाते भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ उस क्षेत्र के, झारखंड क्षेत्र के समस्त उस समाज के सभी भाई बहनों को, और उस क्षेत्र के माननीय हमारे यशस्वी मंत्री जी को कि उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। साथ में जिस तरह से हमारे पूर्व वक्तागण बोल रहे थे, और हमारी अभी छत्तीसगढ़ से हमारी सहयोगी बहन बोल रही थी कि चूंकि मैं आदिवासी समाज से हूं और उस समाज की हम सबसे ज़्यादा अच्छे चिंता कर सकते हैं, मैं यशस्वी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने यही भाव लेकर के जिस तरह से आदिवासी मंत्रालय बनाया, और सबसे पहले आदिवासी जनजाति मंत्रालय में आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी को, जुएल राव को केंद्रीय मंत्री बनाए, और जिसके कारण से लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमारे आदिवासी जनजातियों की चिंता की। माननीय उपसभापति महोदय जी, अभी मैं भाषण सुन रही थी, हम जिस तरह से सुबह उठते हैं, और सुबह उठ करके हम लोग सबसे पहले हम लोग शौचालय को जाते हैं, और वो शौचालय बनाने का भी काम यदि किसी ने किया है तो आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। हम यदि चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम चूल्हा का उपयोग करते थे, और हम पहाड़ जंगल में रहने वाले ऐसे वनवासी क्षेत्र के हम भाई बहना हैं, और हमारी बहन जी भी हैं, तो जिस तरह से वो अभी भाषण दे रही थी, तो सबसे पहले यदि हम उपयोग करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के उस उज्ज्वला योजना के तहत पे गैस देने का काम किया, उसको हम लोग उपयोग करते हुए सबसे पहले हम लोग चाय पीते हैं। इतने ही नहीं, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति समुदाय के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, अभी हमारे भाई सोलंकी जी कह रहे थे, स्वास्थ्य की सुविधाएं में लगातार मध्य प्रदेश की सरकार ने, जिस तरह से चाहे गुजरात की सरकार हो, आदिवासियों के लिए सिकल सील की एक बड़ी बीमारी। One second. Now it is about 6 o'clock, so I
will have to take the sense of the House for extension of the session till such period the honourable member concludes her speech. Okay. Please continue. Please continue. तो जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जनजातीय समुदाय की चिंता हमारी सरकार ने की और लगातार चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पूरे देश में लगातार ये काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा की यदि हम बात करें तो ये बिल्कुल कड़ू सत्य है कि जिस तरह से 60 साल तक घड़ियाली आंसू बहाती रही कांग्रेस की सरकार ने और वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों के नाम से लगातार वोट लेते रहे, किंतु आदिवासियों के लिए ऐसे कोई गंभीर योजनाएं नहीं बनाई, जिसके कारण से हमारे जनजाति समुदाय के लोग सिर्फ जंगल पहाड़ में रह करके ही अशिक्षित के रूप में रहे। अभी हमारे कुछ वक्तागण कह रहे थे कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोग शिक्षित नहीं हो पाए। ये बात सही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय मंत्री जी के मार्गदर्शन पे जिस तरह से आज एकलव्य विद्यालय पूरे देश के लिए जनजाति क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में, जैसे मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, 89 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय का निर्माण 38 करोड़ का जिस तरह से बन रहा है, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय मुंडा जी को कि उन्होंने इतना अच्छा सोच बनाई। और इतना ही नहीं, आज देश विदेश में हमारे जनजाति समुदाय के बेटियां, हमारे जनजाति समुदाय के युवा आज विदेश में जाकर के पढ़ के आते हैं और पढ़ के आने के बाद इस देश के लिए चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर बन करके आज सेवाएं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, माननीय उपसभापति महोदय जी, जिस तरह से हमारी सरकार लगातार पूज्य महात्मा गांधी का नाम, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने महात्मा गांधी का नाम का उपयोग लगातार किए, किंतु आज चाहे पूज्य महात्मा गांधी जी हो, चाहे हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर जी हो, उनके कहने पे, उनके मार्गदर्शन पे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के लगातार काम कर रही है, जिसके कारण से आज आप हम देख रहे हैं कि आज हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे हर वर्ग के ऐसे शोषित पीड़ित व्यक्ति के लिए लगातार योजनाएं बना रही हैं और उन योजनाओं का लाभ हमारी सरकार उन अंतिम छोर के व्यक्ति, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का कथन था कि अंतिम छोर के